उस आदमी के अचानक अटैक हमले से लीना मलिक शौक हैरान रह गईं। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं जैसे ही उन्होंने ज़ारा को देखा, जो उनका रास्ता ब्लॉक अवरुद्ध कर रही थी, और वह लंबे समय तक होश में नहीं आईं। वीर मलिक के गुस्से वाले चिल्लाने की आवाज़ सुनने के बाद लीना मलिक होश में आईं। उन्होंने ज़ारा का हाथ पकड़ा और जल्दी से अपना शरीर घुमाया। उन्होंने उसे ध्यान से ऊपर नीचे देखा और उत्सुकता से पूछा, बेबी, क्या तुम ठीक हो? क्या उसने तुम्हें हट चोट पहुंचाई क्या? ज़ारा ने लीना मलिक को देखा, सिर हिलाया और गर्मजोशी भरी आवाज़ में उन्हें सांत्वना दी, क्या मेरे पास माँ नहीं है? उसने मुझे चोट नहीं पहुंचाई, डरो मत। लीना मलिक को ज़ारा के शरीर पर कोई चोट नहीं मिली। उन्होंने गहरी सांस ली और उनका दिल, जो लगभग उनकी छाती से बाहर निकल गया था, आखिरकार शांत हो गया। लीना मलिक की गेज नज़र उस आदमी पर पड़ी जिसे सिक्योरिटी गार्ड पकड़े हुए थे। उनकी आंखें ठंडी हो गईं और वह उसकी ओर बढ़ीं। ज़ारा ने तुरंत उन्हें पीछे खींच लिया। माँ, अभी मत जाओ, चलो पुलिस के आने का इंतज़ार करते हैं। ज़ारा की आंखें सतर्कता से भीड़ को स्कैन देखा कर रही थीं। जब उन्हें कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला तो उन्होंने राहत की सांस ली। वह अचानक अटैक से नहीं डरती थीं, लेकिन उन्हें चिंता थी कि अगर उनमें से बहुत ज़्यादा लोग आसपास हुए तो वह उनकी रक्षा नहीं कर पाएंगी। लीना मलिक ने जल्दी से अपनी शांति कंपोजर वापस पाए और ज़ारा के हाथ पर थपथपाया। अब ठीक है, मैं जाकर उसे चेक करती हूँ। जब उन्होंने और जोरावर मलिक ने मिलकर मीन एना ग्रुप बनाया तो उन्होंने एक लाडली महिला बनना बंद कर दिया था जो किसी भी परेशानी को संभाल नहीं सकती थी। उनका साहस और निडरता कुछ पुरुषों से भी कहीं ज्यादा हो सकती थी। उन्हें अभी अभी अप्रत्याशित ऑफ गार्ड तरीके से पकड़ा गया था और उनके आसपास के लोग उनके प्यारे थे, इसलिए वह कंफ्यूज्ड भ्रमित थीं। वीर मलिक के शॉपिंग मॉल के हेड ऑफ सिक्योरिटी को गुस्से से डांटने के बाद वह जल्दी से लीना मलिक के पीछे चले गए। सौभाग्य से उनकी माँ और बहन ठीक थीं। अगर उन्हें कुछ हो गया होता तो वीर मलिक खुद को माफ़ नहीं करते। लीना मलिक आगे बढ़ी और अटैक करने वाले को नीचे देखा। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से कहा, कृपया उसका मास्क उतारो और मुझे देखने दो। सिक्योरिटी गार्ड ने हाथ बढ़ाया और अटैक करने वाले का मास्क खींच लिया। लीना मलिक ने अपनी आंखें सिकुड़ी और महसूस किया कि वह इस व्यक्ति को नहीं जानती थीं। उन्होंने त्योरी चढ़ाई और ठंडे तरीके से पूछा, तुम मुझे जानते हो? तुमने हम पर अटैक क्यों किया? या बल्कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा? अटैक करने वाले को ज़ारा के पैर से मारा गया था और वह लगभग वहीं मर गया था। उसने लीना मलिक का सवाल सुना और कमज़ोरी से उसकी ओर देखा। उसकी आंखें दुर्भावना से भरी थीं। उसने ठंडे तरीके से कहा, तुम और जोरावर मलिक निर्दयी और बेईमान व्यापारी हो। क्या तुम जानते हो कि मीन एना ने मुझसे कितना पैसा घोटाला किया है? मैं आज तुम्हें मारने जा रहा हूं और तुम्हारी जिंदगी का इस्तेमाल खुद को क्षतिपूर्ति देने के लिए करूंगा। मीन एना ग्रुप किसी भी कस्टमर ग्राहक का कर्जदार नहीं होगा। लीना मलिक उसकी आंखों में हत्या के इरादे से नहीं डरीं। जब उन्होंने उसे मीन एना को बदनाम करते हुए सुना तो उनकी आंखों में ठंडक और बढ़ गई। लीना मलिक ने उस आदमी की हठी और घृणित आंखों को देखा और अंदाज़ा लगाया, क्या तुम मीन एना पर इन 2 दिनों से ट्रेंडिंग न्यूज़ देखकर इस बुरे आइडिया के साथ आए हो? या शायद तुम किसी के द्वारा मंत्रमुग्ध भविष्ट किए गए हो कि मुझ पर अटैक करने के बारे में सोचो? नहीं, कुछ नहीं था। मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ। मैं तुमसे नफरत करता हूं और जोरावर मलिक, तुम नर्क में जा सकते हो। अटैक करने वाले ने लीना मलिक के पीछे पुलिस को देखा और गुस्से में दहाड़ा। उसके हाथ में छुरा लीना मलिक की गर्दन के बहुत करीब था। बस थोड़ा और वह अपना लक्ष्य हासिल कर लेता। उसने ज़ारा को देखने के लिए मुड़ा। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। इस छोटी बिच के कारण वह अंतिम स्टेप कदम पर विफल हो गया था। बिच, तुम दुष्ट की मदद कर रही हो, इसलिए तुम अच्छी मौत नहीं मरोगी। तुम्हारा मलिक परिवार सिर्फ पिशाचों का एक समूह है जो साधारण लोगों का खून पीते हैं। मैं तुम सबको श्राप देता हूँ। जब पुलिस सीन पर पहुंची और स्थिति देखी तो उन्होंने तुरंत भीड़ को तितर-बितर कर दिया। हालांकि अभी भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने सीन को रिकॉर्ड किया और चले गए। लीना मलिक और ज़ारा ने अटैक करने वाले को ठंडे तरीके से देखा। हारने वाले के शब्दों ने उन्हें गुस्सा नहीं दिलाया। उन्होंने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में गंभीरता का एक निशान देखा। वीर मलिक ने पुलिस को क्या हुआ था ये समझाने की पहल की। पुलिस ने सीन पर मौजूद अन्य कर्मचारियों से भी सवाल किए। सिचुएशन को समझने के बाद उन्होंने ज़ारा के जवाबी हमला को आत्मरक्षा के रूप में परिभाषित किया। हालांकि रूटीन के लिए उन्होंने अभी भी सतर्कता से ज़ारा और लीना मलिक को बयान दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन वापस आने के लिए आमंत्रित किया। जिया और अंजलि भीड़ में छिपे रहे और शो को ठंडे तरीके से देखा। जब ज़ारा को भी पुलिस द्वारा ले जाया गया तो जिया खुशी से हंसी भी। अंजलि ने जिया पर हल्की सी त्योरी चढ़ाई लेकिन कुछ नहीं कहा। अभी अभी की स्थिति से ज़ारा को केवल अपना बयान दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया था। पुलिस उसके साथ कुछ नहीं करेगी। अभी अभी की घटना सरल नहीं लगी।
अंजलि ने उन 2 दिनों में मलिक परिवार की कंपनी की भयानक स्थिति के बारे में सोचा और महसूस किया कि पानी बहुत गहरा था। हालांकि ऐसी परिस्थितियों में भी लीना मलिक अभी भी ज़ारा को टहलने के लिए लाने के मूड में थीं। क्या इसका मतलब ये था कि मलिक परिवार इस संकट के बारे में बहुत आत्मविश्वासी था? अंजलि अभी भी इस समस्या के बारे में सोच रही थी जब जिया ने पहले ही अपनी मां को सिचुएशन स्थिति की रिपोर्ट दे दी थी। जिया ने सोचा कि अगर वह इस मामले की रिपोर्ट पुरानी मैडम और अपनी मां को दे सकती है तो पुरानी मैडम के गर्वित व्यक्तित्व के साथ वह देखना चाहेगी कि मुसीबत के स्रोत की तरह दिखने वाली ज़ारा मलिक परिवार की सबसे बड़ी बेटी के रूप में कैसे बनी रहेगी। जब वे शॉपिंग कर रहे थे, मीन एना ग्रुप के पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट और मो कॉर्पोरेशन के पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट ने हाथ मिलाया और एक सुंदर पब्लिक ओपिनियन काउंटर अटैक जनमत जवाबी हमला शुरू किया। मीन एना ने हॉट लिस्ट पर दुर्भावनापूर्ण मार्केटिंग रिपोर्टों का सफलतापूर्वक बदला लिया था। उन्होंने सभी खराब न्यूज़ को स्पष्ट कर दिया था और सार्वजनिक रूप से व्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से सभी प्रकार के अनुकूल सबूतों की घोषणा की थी। सिटी एक्सप्रेस, हमारे रिपोर्टर की जांच के अनुसार मलिक परिवार की महिला द्वारा पर्यटकों को बुली करने की न्यूज़, जो कल से हॉट लिस्ट में रही है, एक अफवाह के रूप में पुष्टि की गई है। आओ और प्रसिद्ध फैशन स्टूडियो, जज और सच्चाई वीडियो की आधिकारिक प्रतिक्रिया देखो। कल हमारे सिटी की साइबर पुलिस ने असामान्य न्यूज़ के एक समूह का पता लगाया। संदेह है कि एक आर्थिक कंपनी जानबूझकर अपने सहकर्मियों पर हमला करने के लिए अफवाहें फैला रही है। आइए डिटेल्स विवरण देखें। आफ्टरनून न्यूज़, ईशा कॉर्पोरेशन के स्टॉक प्राइस शेयर की कीमत में आज दोपहर 14 पर अचानक गिरावट आई। कंपनी के इंट्रानेट पर अज्ञात हैकर्स द्वारा जानबूझकर हमला करने का संदेह था। नुकसान का अनुमान फिलहाल नहीं लगाया जा सकता है। सिल्क इकोनॉमी न्यूज़पेपर ऑफिस एच सिटी ब्रांच केवल एक व्यवस्थित आर्थिक बाजार ही लोगों के लिए कानूनी मुनाफा कमाने का पालना है। कोई भी जो बाजार को अव्यवस्थित करने और मुसीबत में मछली पकड़ने की कोशिश करता है, वह केवल सबका दुश्मन बन जाएगा। पब्लिक ओपिनियन का तराजू चिकना हो गया था और वे पहले ही स्वाभाविक रूप से मीन एना और मो कॉर्पोरेशन की ओर झुक गए थे। पिछले 2 दिनों से उत्कृष्ट एंटरटेनमेंट और इकोनॉमिक न्यूज़ देखने के बाद लोगों को आखिरकार थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। ज़ारा और लीना मलिक के पुलिस स्टेशन में अपने बयान देने के बाद वे अपनी कार में लौट आए। पुलिस ने मॉल में वीडियो पहले ही देख लिया था। ज़ारा का जवाबी हमला वैध आत्मरक्षा था। अटैक करने वाले को उसके खराब रवैये और पुलिस के साथ सहयोग करने से इनकार करने के कारण आगे की जांच के लिए हिरासत में लिया गया था। पुलिस स्टेशन के डिप्टी चीफ ने उन्हें बाहर भेजते समय कहा कि वह हमले के मामले का फॉलोअप करेंगे। लीना मलिक भी बहुत चिंतित थीं और उम्मीद कर रही थीं कि पुलिस इसकी पूरी जांच करेगी। यह एक अच्छी बात थी कि ज़ारा आज वहां थी। वह बस थोड़ी शौक हैरान थीं। वह कल्पना नहीं कर सकती थीं कि अगर ज़ारा वहां नहीं होती तो चीज़ें कैसी होती। उन्हें ये सोचने की हिम्मत नहीं हुई कि परिवार में किसी और के साथ ऐसा हुआ होगा। इसलिए भविष्य में अपने परिवार की सेफ्टी के लिए इस मामले की साफ जांच होनी चाहिए। लीना मलिक ज़ारा के बाईं ओर भारी दिल से बैठी थीं, उनकी अभिव्यक्ति अभी भी गंभीर थी। ज़ारा ने चिंता से उन्हें देखा और पूछा, माँ, क्या तुम अभी भी उस व्यक्ति के बारे में सोच रही हो जिसने हम पर अटैक किया था? लीना मलिक ने ज़ारा को देखा और राहत की एक लंबी सांस ली, इससे पहले कि उन्होंने जवाब दिया, हाँ, मैं असहज महसूस कर रही हूँ। कोई बात नहीं माँ, तुम बस भयभीत हो। ज़ारा ने उन्हें गर्मजोशी से सांत्वना दी। जैसे ही ज़ारा बोली, उसने अपना फ़ोन निकाला और समय देखा। सिर्फ 5 o'clock हुए हैं। 1 घंटा पर्याप्त होना चाहिए। घर पहुंचने पर मैं तुम्हारे लिए एक शांत करने वाला सूप बनाऊंगी। ये डिनर के लिए तैयार हो जाएगा। मैं वादा करती हूँ कि इसे पीने के बाद तुम्हें अच्छी नींद आएगी। लीना मलिक का दिल लगभग पिघल गया जैसे ही उन्होंने ज़ारा को देखा, यह विचारशील और पेट को गर्म करने वाला छोटी परी। उनकी कीमती बेटी इतनी अच्छी कैसे हो सकती थी? वीर मलिक सामने की पैसेंजर सीट पर बैठे थे। जब उन्होंने सुना कि उनकी बहन आज रात सूप बनाएगी, तो वह मुड़े और अच्छे मूड में कहा, तो क्या मैं ऑर्डर दे सकता हूँ? मैं बहन का ब्रेस्ड पोर्क शोल्डर, भुना हुआ सुआ का कंधा खाना चाहता हूँ। लीना मलिक ने अपना सिर झुकाया और वीर मलिक को घूरा। उन्हें लगा कि उनका सबसे छोटा बेटा केवल खाना जानता है और उसके शब्दों ने उनके और उनकी कीमती बेटी के बीच के गर्म माहौल को अव्यवस्थित कर दिया था। ज़ारा ने मनोरंजन में अपने तीसरे भाई को देखा और असहाय रूप से कहा, आज बहुत देर हो गई है। अगर मैं इसे बनाती भी हूं तो तुम इसे नहीं खा पाओगे। हम इसे कल करते हैं। ठीक है, जब तक खाना है तब तक ठीक है। एक अच्छे भोजन को देर होने का डर नहीं है। वीर मलिक ज़ारा के वादे से संतुष्ट थे, इसलिए उनकी आवाज़ थोड़ी ऊंची थी। लीना मलिक ने अपने बच्चों को मुस्कुराते हुए देखा। जब उन्होंने अपने बैग से अपना फ़ोन निकाला तो उन्होंने जोरावर मलिक और जोरावर दोनों के मिस्ड कॉल देखे, इसलिए उन्होंने तुरंत उन्हें कॉल बैक किया। ज़ारा ने भी अपना फ़ोन निकाला। उनके पिता और दूसरे भाई के कॉल के अलावा लीकिन ने भी उन्हें कई बार कॉल किया था और उन्हें कई मैसेज भेजे थे।
जब उन्होंने मैसेज बॉक्स खोला तो वह पिछले कुछ घंटों में इंटरनेट पर पब्लिक ओपिनियन में बदलाव पर लीकिन की रिपोर्ट से भरा हुआ था। जब ज़ारा ने लीकिन द्वारा भेजे गए न्यूज़ को देखा तो उन्हें पता चला कि मो कॉर्पोरेशन भी पब्लिक ओपिनियन की इस लड़ाई में शामिल था। जब ज़ारा ने सुबह मो कॉर्पोरेशन द्वारा जारी किया गया स्टेटमेंट बयान देखा तो वह और भी कंफ्यूज्ड भ्रमित हो गईं। मोहित क्या करने की कोशिश कर रहे थे? ज़ारा ने इसके बारे में कुछ देर सोचा और महसूस किया कि वह इसे पूरी तरह से नहीं समझ सकती हैं, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। जो भी हो, ये ठीक था जब तक रिजल्ट परिणाम अच्छा था। क्या मोहित अभी भी उनका 3 इच्छाएं कर्जदार नहीं थे? ज़ारा ने अपने विचारों को इकट्ठा किया और नीचे के कमेंट्स को पढ़ने के लिए हॉटलिस्ट खोली। हॉटलिस्ट एंट्रीज अभी भी पहले जैसी ही थीं। उनमें से सबसे ऊंचा और सबसे पॉपुलर लोकप्रिय एक कमेंट था जिसे सिल्क इकोनॉमिक्स ने प्रकाशित किया था। सिल्क इकोनॉमी न्यूज़पेपर ऑफिस एच सिटी ब्रांच केवल एक व्यवस्थित आर्थिक बाजार ही लोगों के लिए कानूनी मुनाफा कमाने का पालना है। कोई भी जो बाजार को अव्यवस्थित करने और मुसीबत में मछली पकड़ने की कोशिश करता है, वह केवल सबका दुश्मन बन जाएगा। तुम सही कह रहे हो। श्यानदू हमेशा तेज और तर्कसंगत रहा है। आजकल कोई भी न्यूज़ एजेंसियों में पहला स्थान दावा करने की हिम्मत नहीं करेगा जो सच बोलने की हिम्मत करती हैं और लोगों को नाराज़ करने से नहीं डरती हैं। किसी को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है जो मैं कह रहा हूं, है ना? आपत्ति करने के लिए क्या है? मुझे लगता है कि तुम अभी भी बहुत विनम्र हो। वैसे क्या इन 2 दिनों में हवा के साथ कुछ गलत नहीं है? ये समय समय पर क्यों बदल गई? क्या मीन एना कॉर्पोरेशन का ये स्पष्टीकरण भरोसेमंद है? ऊपर वाला यह नेटिजन स्मार्ट नहीं है। चलो इकोनॉमिक न्यूज़ नहीं देखते हैं। अगर बगल वाली एंटरटेनमेंट न्यूज़ तुम्हारे दिमाग को वेस्ट नहीं करती तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा उपयुक्त हो सकती है। ईशा फैमिली को इस बार मीन एना ने दबा दिया है। मीन एना ने पहले ही उनके सड़े हुए अतीत को खोद निकाला है और इसे सार्वजनिक कर दिया है। मीन एना की निडरता और भी ज़्यादा है और वह पर्याप्त निर्दयी है। इस साल के दूसरे छमाही के लिए एच सिटी की गॉसिप गपशप और जोक्स मजाक वापस आ गए हैं। आइए ईशा फैमिली को उनके निस्वार्थ योगदान के लिए धन्यवाद दें। ऊपर वाला, तुम्हारा मुंह इतना जहरीला है, लेकिन मुझे ये पसंद है। जोड़ 1। हालांकि क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह अजीब है कि मोक्लैन और मीन एना अचानक इस बार हाथ मिला लिया? क्या ऐसा हो सकता है कि मोक्लैन मीन एना के साथ विलय मर्ज करना चाहता है? हे मेरे भगवान, मुझे मत बताओ कि मैंने यह बड़ी न्यूज़ देख ली है। हालांकि तुमने जो कहा वह अर्थपूर्ण लगता है। हालांकि यह असंभव है। जोरावर मलिक एक बहुत ही साहसी और दूरदर्शी बिजनेसमैन है। वह मोहित के समर्थन के ऑफर को भी स्वीकार नहीं करेगा। ज़ारा ने नेटिजन्स की कमेंट्स को देखा जो धीरे धीरे मुख्य विषय से भटक रहे थे और सीधे अपने फ़ोन स्क्रीन को बंद कर दिया। इंटरनेट पर पब्लिक ओपिनियन उत्कृष्ट था। मीन एना और ईशा कॉर्पोरेशन के बीच ये प्रतियोगिता पहले ही जीत ली थी। शुरुआत में ज़ारा ईशा और ईशा को और चालें चलने के लिए लुभाना चाहती थी ताकि वह धीरे धीरे ईशा ग्रुप के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। हालांकि मोहित के हस्तक्षेप इंटरफेरेंस के साथ पब्लिक ओपिनियन की इस लड़ाई का परिणाम तुरंत स्पष्ट हो गया। ये ईशा ग्रुप को कुचलने वाली एक उल्लेखनीय जीत थी। ज़ारा के पुनर्जन्म के बाद ये पहली बार था जब उन्होंने ईशा फैमिली के खिलाफ ईमानदारी से लड़ाई लड़ी थी। यह एक कुचलने वाली जीत के साथ समाप्त हुआ। शायद मोहित के हस्तक्षेप के कारण ज़ारा असंतुष्ट थीं। वह चाहती थी कि वह ईशा फैमिली के घिनौने कमीनों को व्यक्तिगत रूप से दफनाएं। हालांकि अब जब जीत तय हो गई थी तो ज़ारा के पास मोहित के अच्छे इरादों को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ईशा कॉर्पोरेशन की 100 साल पुरानी नींव ऐसी नहीं थी जिसे इतनी जल्दी गिराया जा सके। अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था और ज़ारा को अब बदला लेने की जल्दी नहीं थी। वह ईशा फैमिली को धीरे धीरे यातना देने के बारे में सोच रही थी और उन्हें डर और असहायता का अनुभव कराने दे रही थी जैसे उनके पिछले जीवन में मलिक परिवार को खोखला कर दिया गया था। लीना मलिक ने कॉल समाप्त कर दिया और ज़ारा से बड़बड़ाया, तुम्हारे पिता झगड़ालू हैं। मैंने पहले ही कहा था कि मैं ठीक हूँ और मैं जल्द ही घर आ जाऊंगी, लेकिन वह अभी भी मुझे बिना रुके झगड़ रहे हैं। कितने परेशान करने वाले। हालांकि मिसेज मलिक ने कहा कि मिस्टर मलिक परेशान करने वाले थे, उन्हें अंदर से बहुत अच्छा महसूस हुआ। जोरावर मलिक की पिछले 10 वर्षों से लगातार देखभाल और प्यार ने लीना मलिक को खुश महसूस कराया था। लीना मलिक ने जोरावर मलिक का मजाक उड़ाना समाप्त कर दिया था, लेकिन ज़ारा ने अपना सिर नहीं घुमाया था। तभी उन्हें एहसास हुआ कि ज़ारा के साथ कुछ गलत था। वह उनकी ओर झुकी और धीरे से आवाज़ दी, ज़ारा। ज़ारा ने तुरंत अपने होश वापस पाए और लीना मलिक को देखने के लिए मुड़ी। क्या हुआ, माँ? लीना मलिक ने हल्की सी त्योरी चढ़ाई और महसूस किया कि ज़ारा थोड़ा अजीब व्यवहार कर रही थी। उन्होंने जेंटली नरमी से पूछा, तुम्हें अभी क्या हुआ था? तुम क्या सोच रही थी? तुमने मुझे तुमसे बात करते हुए सुना भी नहीं। ये सुनकर ज़ारा मुस्कुराई और जल्दी से अपनी आंखों में उदासी और नफरत छिपा ली। उसने आज्ञाकारिता से जवाब दिया, मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ।
मैं बस थक गई हूँ और थोड़ी ध्यान भटका हुआ है। लीना मलिक ने ज़ारा की अभिव्यक्ति को देखा और कुछ नहीं पाया, इसलिए उनके पास उस पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने सिर हिलाया और धीरे से सांत्वना दी, हम जल्द ही घर पहुंच जाएंगे। तुम्हें ऊपर जाकर अच्छी नींद लेनी चाहिए, आज का दिन काफ़ी थका हो रहा है। ज़ारा हंस पड़ी और चुपचाप सिर हिलाया। मलिक परिवार, रात 8 बजे। टेबल पर खाना पहले ही ठंडा हो चुका था, लेकिन जोरावर मलिक और जोरावर अभी भी कंपनी में ओवरटाइम अतिरिक्त समय काम कर रहे थे। हालांकि उन्होंने धुआं और आग के बिना ये जंग जीत ली थी, वे अभिभूत नहीं हुए। इन चीज़ों के परिणाम आफ्टरमैथ से निपटने में कुछ समय लगेगा। वीर मलिक लिविंग रूम में टीवी के सामने बैठे थे, उनकी आंखें कभी कभी डाइनिंग टेबल पर स्वादिष्ट भोजन पर पड़ रही थीं। उन्होंने अपना खाली पेट छुआ और घूंट लिया। उन्होंने लीना मलिक की ओर मुड़कर दुख से कहा, माँ, अगर तुम जल्द ही खाना नहीं परोसोगी तो तुम्हारा सुंदर कीमती बेटा भूख से मर जाएगा। पिताजी कहाँ हैं? लीना मलिक ने अपने हाथ में अपना फ़ोन पकड़ा और वीर मलिक को देखा। उन्होंने उसे सांत्वना दी, जब मैंने अभी अभी कॉल किया था तो उन्होंने कहा कि वे जल्द ही यहाँ होंगे। चलो थोड़ा और इंतज़ार करते हैं। रात में ड्राइविंग असुरक्षित है, इसलिए हमें उन पर जल्दी नहीं करनी चाहिए। वीर मलिक ने दयनीय ढंग से अपने होंठ दबाए और असहाय होकर सोफा पर वापस लेट गया। उसने हाथ बढ़ाया और अपने बगल के तकिए को पिंच दबाया किया। मैडम, मास्टर और छोटे मास्टर वापस आ गए हैं। अंकल चंद लिविंग रूम में चले आए और लीना मलिक से चिल्लाए। लीना मलिक तुरंत खड़ी हो गईं और वीर मलिक तुरंत एक बुलेट की तरह सोफा से उछल पड़ा। वह लीना मलिक के सामने चला गया और दरवाजे पर अपने पिता और दूसरे भाई को देखा। उसने जल्दी से कहा, क्या गलत है? तुम इतनी देर तक काम क्यों कर रहे थे? हालांकि वीर मलिक एक शैतान व्यक्ति था, वह लीना मलिक की तरह अपने परिवार के बारे में चिंतित था। जोरावर ने उसे देखा और मुस्कान के साथ उसके कंधे पर थपथपाया। क्या मतलब, क्या गलत है? ये सिर्फ एक ओवरटाइम शिफ्ट है। तुम इतने एक्साइटेड, उत्साहित क्यों हो? दूसरे भाई, वीर मलिक की आंखें नाखुशी से चौड़ी होते देख जोरावर ने आत्मसमर्पण में मुस्कुराया और समझाया, ठीक है, मैं तुम्हें अब और नहीं छेड़ूंगा। अब ठीक है, क्या अभी भी खाना है? मुझे बहुत भूख लगी है। लीना मलिक ने जोरावर को घूरा और आरोप लगाया, तुम बच्चे, जब तुम अपने तीसरे भाई को देखते हो तो इतने उतले क्यों हो जाते हो? तुम्हारी बहन के पॉट में सूप कुछ घंटों से उबल रहा है। अगर तुम और तुम्हारे पिता बाद में लौटते तो सूप सूख जाता। जैसे ही वह बोली, वह जोरावर मलिक को देखने के लिए मुड़ी और अपना कोट लेने के लिए हाथ बढ़ाया। उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हें भी जल्दी से अपने हाथ धोने चाहिए। वीर मलिक आखिरकार अपनी बहन का सिग्नेचर सूप पीने में सक्षम हो गया। संतुष्टि में आह भरने के बाद उसने चमकती आंखों से ज़ारा को देखा। उसने कहा, छोटी बहन, तुम्हारी कुकिंग स्किल्स, खाना पकाने की कला बहुत अच्छी हैं। मुझे लगता है कि तुम एक रेस्टोरेंट खोल सकती हो। ये बहुत अच्छा है। जोरावर मलिक ने एक ही बार में आधा कटोरा समाप्त कर दिया। उन्होंने सिर उठाया और ज़ारा को प्रशंसा से भरी आंखों से देखा। ये बुरा नहीं है, ये स्वादिष्ट है। जोरावर ने कुछ नहीं कहा और ज़ारा को एक थम्स अप अंगूठा दिया। मुझे खुशी है कि तुम्हें ये पसंद आया। मैं भविष्य में तुम्हें कुछ और बार पीने के लिए बनाऊंगी। ज़ारा धीरे से मुस्कुराई, उसका सुंदर और नाजुक चेहरा और भी चमकदार लग रहा था। उनके पेट में गर्म सूप के साथ उन्होंने बहुत अधिक आराम महसूस किया और उनकी आवाज़ का टोन गर्म हो गया। जोरावर मलिक ज़ारा पर मुस्कुराए और पूछा, मैंने तुम्हारी माँ से सुना कि आज अटैक करने वाले को डिस्कवर पता लगाने वाली तुम पहली थीं। ज़ारा ने आज्ञाकारिता से अपना सिर हिलाया। जैसे ही वह जोरावर मलिक के सवाल का जवाब देने वाली थी, उन्हें एक उत्तेजित वीर मलिक ने बाधित कर दिया। मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो। पिताजी, मेरी सुनो। वीर मलिक ने जल्दी से अपने हाथ में कटोरा नीचे रखा और एक्साइटमेंट उत्साह में जोरावर मलिक को देखा। तुम लोगों ने इसे नहीं देखा, लेकिन मेरी बहन की साइड किक पैर की मार इतनी कूल थी, ये बहुत कूल थी। मैं एक मूवी में भी इस तरह का एक्शन करने की हिम्मत नहीं करता। मेरी बहन बहुत अद्भुत है। उस समय वीर मलिक के बाद के शब्दों को संक्षेप में बताया जा सकता है, उनकी बहन बहुत कूल थी। वह लात बहुत शक्तिशाली थी। अटैक करने वाला उससे निपटने के लिए बहुत कमज़ोर और अपर्याप्त था। ज़ारा निःशब्द थी, यहाँ तक कि लीना मलिक भी बातचीत में शामिल हो गईं। उन्होंने भी महसूस किया कि उनकी बेबी बेटी की प्रतिक्रिया बहुत तेज़ और सुंदर थी। जोरावर मलिक और जोरावर ने ध्यान से सुना लेकिन खाना नहीं रोका। किसी भी स्थिति में डिनर का माहौल अत्यंत शानदार था। ज़ारा का दिल गर्म हो गया जैसे ही उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को देखा, जो हाई स्पिरिट जोश में थे जब उन्होंने उनकी स्किल्स के बारे में बात की। हर बार जब ऐसा होता था, ज़ारा शुरुआत करने का अवसर देने के लिए भगवान को फिर से धन्यवाद देती थीं। मलिक परिवार के शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण माहौल के विपरीत ईशा फैमिली उदास और यहाँ तक कि तबाही से भरी हुई थी। ईशा फैमिली के स्टडी अध्ययन कक्ष में
शारदा ईशा के पीछे खड़ी थी और ईशा के बीच तनावपूर्ण माहौल को महसूस कर रही थी। वह इतनी डरी हुई थी कि उसने सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। ईशा फैमिली को इस बार भारी नुकसान हुआ था और यहाँ तक कि ईशा भी अपने दिल का दर्द महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। यह अब केवल पैसे का मामला नहीं था। इससे भी ज्यादा गंभीर बात यह थी कि ईशा कॉर्पोरेशन की प्रतिष्ठा और ब्रांड छवि प्रभावित हुई थी। शाम तक ईशा फैमिली के स्टॉक प्राइस शेयर की कीमत कई सालों में अपने न्यूनतम बिंदु पर गिर गए थे। कंपनी के शेयरधारक लगभग ईशा को जिंदा खा गए थे। ईशा के गलत फैसले के कारण यह मामला विफल हो गया। बेशक शेयरधारक उसे छोड़ेंगे नहीं। ईशा के पास शेयरधारकों पर अपना गुस्सा निकालने का कोई तरीका नहीं था। तभी उन्हें अपनी आज्ञाकारी बेटी ईशा याद आई, जिसने ये बेवकूफ़ी भरा विचार दिया था। जब उन्होंने जोरावर मलिक की आत्मसंतुष्ट स्मग अभिव्यक्ति के बारे में सोचा तो ईशा खुद को गुस्सा होने से रोक नहीं पाए। उन्होंने डेस्क से कैजुअल लापरवाही तरीके से एक फोल्डर उठाया और उसे ईशा पर फेंक दिया। देखो तुमने किस तरह का भयानक विचार दिया है। क्या तुमने नहीं कहा था कि यह फुलप्रूफ पुख्ता है? क्या तुमने मुझे मीन एना को गिरते हुए देखने के लिए इंतजार करने के लिए नहीं कहा था? लेकिन अब क्या हो रहा है? इससे पहले कि तुम कोई प्लान लेकर आती, क्या तुमने इन आपात स्थितियों को सुझाने के लिए कोई प्लान तैयार किया था? हवा में फाइल के कटने की आवाज़ ईशा के कानों में गूंजी। अगर ईशा का हाथ और भी ज्यादा झुका होता तो फाइल ईशा के चेहरे पर उतरती। शारदा ईशा के गुस्से भरे दहाड़ से इतनी डर गई कि उसका शरीर कांप उठा। उसने अपनी गतिहीन बेटी को देखा और ईशा से कहा, अब जिया पर इतना क्रोधित होने का क्या फायदा है? शेयरधारकों ने तुम्हें धमकाया है, इसलिए तुम इसे जिया पर निकाल रहे हो। तुम उसके पिता हो, तुम उससे अब क्या चाहते हो? नर्क में जाए। ईशा ने अपना सिर भी नहीं उठाया जैसे ही उसने शारदा से कहा, माँ इसकी चिंता मत करो। ये वास्तव में मैं थी जिसने पिताजी के लिए प्लान के साथ आई थी। मैंने मीन एना के प्रति मो कॉर्पोरेशन के व्यवहार पर भी विचार नहीं किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बारी क्यान अचानक मीन एना के लिए बात करेगी। ये वास्तव में मेरी गलती थी। शारदा दंग रह गई। कुछ ही सेकंड के बाद उसने अपनी आवाज़ पाई और कहा, ये कौन भविष्यवाणी कर सकता था? तुम भगवान नहीं हो जो भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हो। हालांकि शारदा एक बुद्धिमान महिला नहीं थी, उसने जो कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं था। अगर ईशा को मो कॉर्पोरेशन के रवैया के बारे में पता होता तो वह इतनी जल्दी चाल नहीं चलती। ईशा की बुद्धिमत्ता के साथ वह कुछ ऐसा नहीं करेगी जिस पर उसे आत्मविश्वास न हो। ईशा की आंखें ईशा पर टिकी थीं, जिसने अपना सिर झुका रखा था। वह आखिरकार उनकी इकलौती बेटी थी। उनका दिल उसके लिए दुख से कैसे नहीं भर सकता था। उनका गुस्सा छटने और शाप देने के बाद ईशा ने आह भरी और गहरी आवाज में कहा, भूल जाओ। अब जब बातें यहाँ तक आ गई हैं तो चलो जोरावर मलिक के भाग्य को इस बार अच्छा मानते हैं। इतने सारे बाहरी बल उसकी मदद करने को तैयार हैं। केवल खुश होने की बात यह है कि उन मार्केटिंग अकाउंट्स ने हमें सीधे जोरावर मलिक को नहीं बेचा। हालांकि जोरावर मलिक यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह तूफान शुरू करने वाले हम हैं, वह सबूत के बिना हमारे खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। इसे दुर्भाग्य में एक आशीर्वाद माना जा सकता है। ईशा ने सेक्रेटरी की रिपोर्ट के बारे में सोचा और ऐसा कहा जैसे वह अभी एक आपदा से बच गए हों। ईशा ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और जवाब दिया, इस ग्रुप में अभी भी कुछ प्रोफेशनल एथिक्स व्यावसायिक नैतिकता हैं। चूंकि उन्होंने हमारा पैसा लिया है, वे वही करेंगे जो हमने उन्हें आदेश दिया था। अगर बातें अच्छी तरह से नहीं चलीं तो भी उन्हें कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध की अतिरिक्त सामग्री का पालन करना पड़ा। अन्यथा वे हमसे दुगनी राशि लेने के बाद रात को सोने जाते समय अपराधी महसूस करेंगे, है ना? ईशा ने ईशा पर नज़र डाली और परेशान तरीके से पूछा, तो मुझे बताओ हमें आगे क्या करना चाहिए? ये ठीक वैसा ही है जैसा आपने कहा पिताजी। जोरावर मलिक के पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए वह हमारा कुछ नहीं कर सकते। अफवाहें फैलाने का अपराध बड़ा या छोटा हो सकता है, हम इसे सीधे अस्वीकार कर सकते हैं। बेशक, चलो अभी उनके साथ सिर पर सिर मुकाबला नहीं करते हैं। हमें पहले निम्नलिखित मामलों से निपटना चाहिए और सभी नुकसान को कम करना चाहिए। ईशा ने कुछ सोचने के बाद त्योरी के साथ धीरे से कहा। बेशक, ईशा समझ गए थे कि ईशा क्या कह रही थी। वह सुनना चाहते थे कि ईशा के पास कोई अन्य विचार है या नहीं। ईशा को अचानक कुछ याद आया। उसने अपना सिर उठाया और ईशा को देखा, उसकी आंखें चमक रही थीं। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुमने मीन एना और मो कॉर्पोरेशन के बीच विवाद पैदा करने के लिए एक व्यक्ति प्लांट स्थापित किया है? शायद यह व्यक्ति हमारा मौका है। हम इस शतरंज के मोहरे का उपयोग मोहित और जोरावर मलिक के बीच दरार पैदा करने के लिए कर सकते हैं। क्या ये बेहतर नहीं होगा अगर वे एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं? ईशा का स्वर धीरे धीरे उत्साहित हो गया जैसे ही वह बोली। उसे लगा कि इस मामले में बहुत संभावना है। जब ईशा ने यह सुना तो उन्होंने इसके बारे में ध्यान से सोचा और महसूस किया कि ईशा के शब्द अर्थपूर्ण थे।
अगर पानी एक नाव को ले जा सकता है तो वह एक नाव को पलट भी सकता है। क्या जोरावर मलिक ने सोचा कि वह मो फैमिली की बड़ी नाव पर चढ़ गए हैं इसलिए वह चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे? क्या ये कल्पना विशफुल थिंकिंग नहीं थी? प्राचीन काल से एक राजा के साथ होना एक बाघ के साथ होने जैसा था। चूंकि जोरावर मलिक ने मो फैमिली की सुरक्षा का आनंद लिया था, इसलिए उन्हें मो फैमिली के सामने पतली बर्फ पर चलने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ा। अगर वे इस शतरंज के मोहरे का उपयोग जोरावर मलिक को मोहित के सामने एक गलत कदम उठाने के लिए कर सकते हैं, तो उन्होंने जल्दी से अपना लक्ष्य हासिल कर लिया होगा। एक विचार धीरे धीरे ईशा के दिमाग में आया। उन्होंने ईशा पर मुस्कुराया और कहा, ईशा, तुम्हारा विचार अच्छा है। मुझे लगता है कि यह संभव है, लेकिन हमें इस बार इस पर विचार करना होगा। ईशा की आंखों में भाव बदल गया जैसे ही वह बोले। उन्होंने ईशा को एक उलझन भरी अभिव्यक्ति के साथ देखा। उन्होंने पूछा, अरे ईशा, क्या तुम पहले ही मलिक परिवार की नई गोद ली हुई बेटी से नहीं मिली हो? तुम्हें क्या लगता है कि वह किस तरह की व्यक्ति है? ईशा ने अपने पिता की आंखों में अजीब नज़र के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वह नहीं समझ पाई कि ईशा अचानक ज़ारा के बारे में क्यों पूछेंगे। पिताजी, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? क्या ज़ारा के साथ कुछ गलत है? मुझे विश्वसनीय न्यूज़ मिली है कि मोहित ज़ारा के साथ विशेष रूप से व्यवहार करते हैं, ईशा ने कहा जैसे ही उन्होंने मोकलैंड में रखे गए अपने जासूस से मिली न्यूज़ के बारे में सोचा। शारदा पूरे समय पिता और बेटी के पीछे खड़ी थी, उनकी चर्चा सुन रही थी। वह व्यावसायिक मामलों में शामिल नहीं हो सकती थी। फिर भी जब उन्होंने ईशा को लीना मलिक की गोद ली हुई बेटी का उल्लेख करते हुए सुना तो वह अचानक सक्रिय हो गई। ईशा को जवाब देने का इंतजार किए बिना उन्होंने आगे कहा, ज़ारा, वह छोटी बिच इतनी सुंदर है। वह नहीं लगती कि वह किसी छोटी जगह से है। उस दिन उसकी आभा और बुद्धिमत्ता ईशा जैसी ही थी। शारदा ने ईशा को देखते हुए कहा। जब ईशा ने ये सुना तो उसने अजीब तरीके से शारदा को देखा। उसने नाखुशी से कहा, माँ, तुमने कहाँ देखा कि मैं उसकी तरह दिखती हूँ? मजाक मत करो, ठीक है? वह ज़ारा उस नीच और घिनौने व्यक्ति की तरह नहीं बनना चाहती थी। ये बहुत मनहूस था। ईशा की अभिव्यक्ति देखकर शारदा ने जल्दी से उसे बहलाया, अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं लगता। मुझे बस ऐसा महसूस होता है। ईशा ने उन दोनों को देखा। उसकी आंखें देर रात जागने से लाल थीं, उनमें एक अंधेरा चमक थी। उन्होंने ठंडे तरीके से कहा, क्या हम मोहित के करीब जाने के लिए मलिक परिवार की इस गोद ली हुई बेटी का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं? ईशा के दिल में यह सवाल था। उन्होंने महसूस किया कि गोद ली हुई बेटी की पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए किसी को ढूंढना और मोहित के साथ उसके मेलजोल पर नजर रखने के लिए किसी को भेजना आवश्यक था। ज़ारा नहीं जानती थी कि उनके जैविक पिता ईशा ने उनसे मिलने से पहले ही उन्हें कुछ रहस्यमय पहचान दी थी। जोरावर मलिक का छिपा हुआ पत्ता, मोहित का शतरंज का मोहरा आदि। अगर ज़ारा जानती कि ईशा फैमिली क्या सोच रही थी तो वह केवल तिरस्कार में हंसेगी। कुछ लोगों की क्रूरता और दुर्भावना नहीं बदलेगी चाहे वे कितने भी जीवन से गुजर चुके हों। दिन के बाद ज़ारा अपने कमरे में लौट आई और कामकाज के कुछ मामलों से निपटने के लिए अपना कंप्यूटर ऑन किया जिनसे उन्हें गुजरना था। वांग यान के वर्क ईमेल को देखकर ज़ारा ने हल्की सी त्योरी चढ़ाई। पिछली रेस के बाद से बहुत समय हो गया था और यह वांग यांग अभी भी पागल रेसर के बारे में उन्हें परेशान कर रहा था। टीम मैनेजर के रूप में वांग यांग की पोजीशन स्थिति एक सिरदर्द और एक मुश्किल वाली थी। हाल ही में एक नई इंटरनेशनल रेस थी और उन्हें प्रतिस्पर्धा करने के लिए लोगों को व्यवस्था करनी थी। पागल स्वाभाविक रूप से उनके सुपरकार एलायंस का एक अपरिहार्य प्रमुख सदस्य था। ज़ारा ने पहले ही पागल को सजा देने का आदेश दिया था क्योंकि प्रतिस्पर्धा से पहले उसने नियमों का उल्लंघन किया था। वह इस बार प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं ले सकता था। पागल ज़ारा के फैसले से बहुत असंतुष्ट था। फिर भी उसके पास ज़ारा की पहचान और निवास को जानने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए वह केवल वांग यांग को परेशान कर सकता था। वांग यांग उससे नाराज था, इसलिए उसने यह ईमेल ज़ारा को भेजा। वह पागल वैज्ञानिक की ओर से याचना करना चाहता था कि वह ज़ारा से उसे प्रतिस्पर्धा में भाग लेने दे और फिर प्रतिस्पर्धा के बाद सज़ा प्राप्त करने के लिए लौट आए। ज़ारा लंबे समय से एलायंस नहीं गई थीं। उन्होंने सोचा कि वह कल समय निकालकर वहां जा सकती हैं और रास्ते में वांग यांग के अनुरोध का निपटारा कर सकती हैं। आधी रात की हवा जम रही थी। जब ये लंबे और खाली गलियारे से गुजरी तो एक वूवू गूंज भी थी, जैसे हॉरर मूवी में असंतुष्ट महिला भूतों का दुख भरा रोना। मोहित के सामने रास्ता दिखा रहे बॉडीगार्ड को अपना दिल सुन्न महसूस हुआ। जैसे ही वह चला, वह पीछे मुड़कर मोहित को देखने लगा, जो हमेशा की तरह शांत और भावहीन था। उसने अपनी घबराहट और डर को छिपाने के लिए अपनी लार निगल ली। उसने मोहित के लिए भूमिगत गोदाम का दरवाज़ा खोलने के लिए अपना हाथ उठाया। उसने सम्मानपूर्वक कहा, विशेष सहायक मोहित, कृपया इस तरफ। वह महिला अंदर गोदाम में बंद है। मोहित ने आसपास की स्थिति का निरीक्षण किया और महसूस किया कि यह बहुत अच्छी तरह से छिपा हुआ था। उन्होंने संतुष्टि से कहा, यह जगह बुरी नहीं है।
यह उसे कैद करने के लिए ठीक है, बस रात में थोड़ी डरावनी है। बॉडीगार्ड हंस पड़ा और झुका, जब तक आप सोचते हैं कि यह अच्छा है। हम यंग मास्टर के लिए अपने काम में लापरवाह होने की हिम्मत नहीं करते हैं। मोहित ने सिर हिलाया और गीले गोदाम में चले गए। उन्होंने एक नज़र में पुराने लोहे के बिस्तर पर ललिता को देखा। उनकी आंखों में भाव धीरे धीरे ठंडा हो गया। वह आगे बढ़े और ललिता के सामने कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने धीरे से पूछा, कैसा रहा ललिता? क्या तुमने सोचा कि तुम उन चीज़ों को मुझे कैसे समझाओगी? ललिता का दायां हाथ खंभे से जकड़ा हुआ था। उसने अपना सिर झुका लिया जैसे उसने उनका सवाल नहीं सुना। मोहित ने ललिता को ठंडे तरीके से देखा। वह जानते थे कि उसने उनकी आवाज़ सुनी थी लेकिन न सुनने का ढोंग कर रही थी। मोहित व्यंग्य से मुस्कुराए और धैर्यपूर्वक पूछना जारी रखा, ललिता, तुम मुझे नहीं बताने वाली हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास तुम्हारे साथ बर्बाद करने के लिए समय है। किसी भी स्थिति में तुम यंग मास्टर के लिए एक मृत व्यक्ति से अलग नहीं हो। मैं तुमसे जैसा चाहूं पूछताछ कर सकता हूं। जब मोहित ने मोहित का उल्लेख किया तो ललिता ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। वह एक दयनीय स्थिति में थी लेकिन उसकी आंखें हठी और ठंडी थीं। उसने व्यंग्य से मुस्कुराया, ओह, चूंकि ऐसा है तो तुम नीचे क्यों आए? क्या तुम मुझे मेरे उपकरणों पर नहीं छोड़ सकते? इसलिए मेरे पास अभी भी कुछ मूल्य होना चाहिए। यही वजह है कि बड़े भाई मोहित मुझे मारने की हिम्मत नहीं कर सकते। जब मोहित ने ये सुना तो उन्होंने ठंडे तरीके से सनस की। तुम यंग मास्टर के लिए कुछ नहीं हो। हालांकि तुम एक बात के बारे में सही थी, तुम्हारे पास कुछ मूल्य है। क्या तुम मुझे सच बताओगी या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें एक एक करके जांचूं? अगर मुझे ऐसा करना पड़ा तो ललिता, तुम ज्यादा आरामदायक नहीं होगी। ललिता की आंखें लाल होने लगीं। वह मोहित की दिशा में कुछ कदम चली और व्यंग्य से मुस्कुराई, मोहित, तुम सिर्फ भाई मोहित के कुत्ते हो। तुम यहाँ इतने ऊंचे और शक्तिशाली क्यों अभिनय कर रहे हो? अगर तुम में क्षमता है तो मुझे मार डालो। ललिता को इस शापित जगह पर एक दिन के लिए बंद कर दिया गया था। इन लोगों ने उसका पानी और खाना काट दिया। वे विभिन्न माध्यमों से उसका रहस्य खोदना चाहते थे। वह इकलौती चीज थी जो अब उसकी जान बचा सकती थी। वह उन्हें इतनी जल्दी कैसे बता सकती थी? ललिता के निडर और हठी रूप को देखकर मोहित को यह हास्यास्पद लगा। क्या तुम सोचती हो कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करता? तुम्हारे जैसी झूठ और लालच और घमंड से भरी महिला के लिए तुम्हें मारने से केवल मेरे हाथ गंदे होंगे। क्या तुम सोचती हो कि यंग मास्टर को नहीं पता कि तुमने उनसे क्या झूठ बोला? क्यूशू हाब में यंग मास्टर को बचाने वाला व्यक्ति तुम नहीं थी। तुमने यंग मास्टर का तारनहार होने का ढोंग किया और मो फैमिली में 1 साल तक मुफ्त में रही। तुम साहसी हो, तुम शहर की दीवारों जितनी मोटी हो। मोहित ने त्योरी के साथ ललिता को देखा और ठंडी आवाज में कहा। ललिता का दिमाग एक पल के लिए खाली हो गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। जैसा कि उम्मीद थी, मोहित पहले ही जानते थे कि उसने उनसे झूठ बोला था। लेकिन उन्हें कैसे पता चला? चूंकि उन्हें पहले ही पता चल गया था तो उन्होंने अपना गुस्सा निकालने के लिए उसे क्यों नहीं मारा? किसी को ये जानना होगा कि इस दुनिया में जिन लोगों ने मोहित को धोखा देने की हिम्मत की थी वे सब मर चुके थे। ललिता को लगा कि उसने कभी कोई दोष प्रकट नहीं किया। वह नहीं समझ पाई कि मोहित ने उसे कैसे पहचान लिया। ललिता को लगा कि उसकी पूरी दुनिया ढह गई है। ये तब शुरू हुआ जब मोहित ने अपना फ़ोन निकाला और वह वीडियो चलाया जिसने उसे नष्ट कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या एक टूटी हुई अंगूठी का उपयोग उनकी देखभाल के लिए विनिमय एक्सचेंज करने के लिए किया जा सकता था? नहीं, यह इसलिए होना चाहिए क्योंकि मैं उनके लिए अद्वितीय हूँ। भाई मोहित को मुझसे प्यार करना चाहिए और हमें शादी करनी चाहिए और बच्चे होने चाहिए। वह मुझसे प्यार करते हैं। ललिता धीरे धीरे जमीन पर गिर गई। सूखी आंखों के कोनों से आंसू गिरे जैसे ही वह खुद से बड़बड़ाए। बॉडीगार्ड्स ने उसे घबराहट और चिंता से देखा। विशेष सहायक मोहित, क्या यह महिला पागल है? मैं पागल नहीं हूँ, तुम पागल हो। ललिता ने अचानक अपना सिर उठाया और उनकी ओर देखा, कठोरता से चिल्लाए। ललिता ने अपना सिर घुमाया और मोहित को घूर कर देखा। बहुत देर बाद उसने भरी हौसली आवाज में पूछा, उन्हें, चूंकि उन्हें पता था कि मैंने उन्हें नहीं बचाया था तो उन्होंने मुझे मारा क्यों नहीं? ललिता के शरीर से सारा रंग जबरदस्ती छीन लिया गया था और उसका पूरा व्यक्ति पराजित और हताश था। ऐसी परिस्थितियों में उसके पास कोई अन्य रास्ता नहीं था। वह केवल उस सच्चाई को असहाय होकर स्वीकार कर सकती थी जिसे मोहित ने उसे बताया था। वह मोहित के लिए अद्वितीय नहीं थी। मोहित खड़े हो गए, धीरे धीरे पास चले गए और उसके बगल में उकड़ू बैठ गए। मोहित की आवाज़ नर्म हो गई और उन्होंने यहाँ तक कि धीरे से कहा, शायद यंग मास्टर तुम्हें एक मौका दे रहे हैं और तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। तुम उस दिन बहुत दूर चली गईं और तुम हठपूर्वक उनके खिलाफ गईं। इसलिए उन्होंने तुम्हें बंद करने का आदेश दिया। आखिरकार तुम लगभग 1 साल से यंग मास्टर के साथ रही हो। ये कहना झूठ होगा कि तुम्हारे लिए उनके लिए कोई भावनाएं नहीं हैं। क्या तुम नहीं समझती कि यंग मास्टर किस तरह के व्यक्ति हैं?
ललिता के आंसू और भी ज्यादा तेजी से बह निकले। उसने सोचा कि मोहित उसके साथ अतीत में कितने अच्छे थे और इतनी जोर से रोई कि उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं। तो अगर तुम उन्हें सब कुछ ईमानदारी से बताती हो तो यंग मास्टर भविष्य में भी तुम्हारे बारे में सोच सकते हैं, मोहित ने एक कोमल आवाज में कहा, लेकिन उनकी आंखों में कोई दयालुता नहीं थी। ललिता ने ऊपर देखा, सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। मोहित के होंठ मुस्कान में घुमावदार हो गए और उन्होंने उसे प्रोत्साहित करते हुए देखा। आधे घंटे बाद मोहित ललिता के बगल से खड़े हो गए, अपनी जेब में रिकॉर्डिंग पेन लिया और स्विच दबाया। उनके चेहरे पर अभिव्यक्ति उदासीनता में लौट आई थी। ललिता के दिल में एक बुरा एहसास हुआ। उसने मोहित को देखा और कांपते हुए आवाज में कहा, तो क्या तुम भाई मोहित के लिए मेरी याचना कर सकते हो और उन्हें मुझे बाहर निकालने के लिए कह सकते हो? मैं वादा करती हूँ कि मैं अच्छी रहूंगी और उन्हें परेशान नहीं करूंगी। मोहित ने उसे ठंडे तरीके से देखा और थोड़ी देर बाद उन्होंने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़े। गोदाम के बाहर बॉडीगार्ड ने मोहित की अभिव्यक्ति पर नजर डाली और धीरे से पूछा, विशेष सहायक, क्या आप इस महिला के लिए याचना करने जा रहे हैं? उसने यंग मास्टर से लगभग 1 साल तक झूठ बोला। ऐसी बेशर्म महिला, हम। किसने कहा कि मैं उसके लिए याचना करने जा रहा हूं? मोहित ने उसे तिरछा देखा, व्यंग्य से मुस्कुराया और कहा, वे शब्द उसे बोलने के लिए बहकाने के लिए थे। तो क्या तुमने उससे झूठ बोला? यंग मास्टर उसे पसंद नहीं करते, है ना? बॉडीगार्ड ने अनिश्चितता से पूछा। मोहित ने अपनी थकी हुई आंखों के किनारों को मला। मैं बस उसे उसकी दवा का स्वाद दे रहा हूं। चूंकि उसने यंग मास्टर को धोखा देने का इरादा किया था तो उसे आज के परिणाम की उम्मीद करनी चाहिए थी। उस पर नजर रखो, उसे मरने मत दो, मोहित ने निर्देश दिया और चले गए। दुनिया में कई लालची लोग थे और ललिता उनमें से एक थी। मोहित उसके साथ इतनी जल्दी निपटना नहीं चाहते थे। उसके पास अभी भी कई रहस्य थे जिन्हें मोहित जानना चाहते थे। हालांकि वह लालची थी और जल्दी सफलता की उत्सुक थी। ललिता ने न केवल ज़ारा का एक जीवन बचाने वाला कर्ज चुकाया, बल्कि उसे पूरे मो फैमिली की मालकिन बनने का सनकी विचार भी आया। उन बदसूरत, लालची योजनाओं ने मोहित के सिर पर चोट की थी। क्या मोहित अभी भी उसे बर्दाश्त करेंगे? जवाब था नहीं। मोहित ने खुद को एक अच्छा व्यक्ति नहीं माना, इसलिए जो कोई भी बुराई को अच्छाई के साथ लौटाने का ऐसा अच्छा काम करना चाहता था, वह कर सकता था। वह वैसे भी यह नहीं करेंगे। अगले दिन 10 o'clock पर ज़ारा पहले ही सुपरकार एलायंस के ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंच चुकी थी। ज़ारा ने जो सीट चुनी थी वह बहुत एकांत थी, लेकिन ये बहुत सुरक्षित थी। वह दर्शकों की सीटों की गार्ड रेल्स के खिलाफ झुकी हुई थी। वह एलायंस के हाल के संचालन पर रिपोर्ट को पलट रही थी जिसे वांग यांग लाया था। वांग यांग घबराहट में ज़ारा के बगल में खड़ा था। उसने एक गहरी सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की, डर था कि वह बहन ज़ारा को गुस्सा दिला देगा। कल वक्त ईमेल भेजने के बाद वांग यांग को पछतावा होने लगा। ज़ारा ने अपने हाथ में फोल्डर रखा और वांग यांग को देखा। उन्होंने कहा, वेल डन, शाबाश। वांग यांग अत्यधिक खुश था। वह मुस्कुराया, ये सब इसलिए है क्योंकि आपने एक अच्छी नींव बनाई है, बहन ज़ारा। मैं सिर्फ एक ब्रोकेड रेशमी कपड़ा के ऊपर एक अतिरिक्त फूल हूँ। ज़ारा ने हल्के से सिर हिलाया, फिर अपनी उंगलियां चटकाईं और कहा, मैंने टीम के लिए कुछ रेसिंग कारें खरीदी हैं। वे कुछ दिनों में यहाँ होनी चाहिए। उन पर नज़र रखो और कोई गलती मत करना। ठीक है, बहन ज़ारा। मैं इसे ध्यान से चेक करूँगा। मैं कोई गलती नहीं करूँगा, वांग यांग ने गंभीरता से जवाब दिया। ज़ारा ने अपनी आंखें हल्की सी ऊपर उठाईं और धमकाने वाली नज़र से वांग यांग को देखा। क्या पागल वैज्ञानिक अभी भी एलायंस में है? वांग यांग चौंक गया। उसके चेहरे पर आराम भरी अभिव्यक्ति तुरंत कड़वी हो गई। चाहे वह एक आशीर्वाद था या एक शाप, जो आना था वह आएगा। वांग यांग ने अपने दांत पीसे और ज़ारा से कहा, बहन ज़ारा, पागल वैज्ञानिक को सजा देना और उसे प्रतियोगिता में भाग लेने देना संघर्ष कन्फ्लिक्टिंग करने वाले मामले नहीं थे। अगर आप उसे इस बार जाने देती हैं तो वह हमारी लीग के लिए एक ट्रॉफी भी वापस ला सकता है। ज़ारा ने एक शब्द भी नहीं कहा और केवल उसे ठंडे तरीके से देखा। जिन लोगों को रेसिंग, एक चरम खेल, एक्सट्रीम स्पोर्ट पसंद था, वे आमतौर पर युवा लोग थे जो धनी थे और जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं था। और ज़ेन इस तरह के व्यक्ति का एक मॉडल था। न केवल वह खुद इसे पसंद करता था, बल्कि वह अपने आसपास के अपने भाइयों को भी खींचना पसंद करता था ताकि वे भाग ले सकें। ज़ेन उस नई कार के किनारे चला गया जिसका वह लंबे समय से इंतजार कर रहा था और उत्साहपूर्वक दूर मोहित से चिल्लाया, मोहित, आओ और मेरी नई कार को देखो। तुम पहले ही यहाँ हो तो बस वहाँ बैठो मत और हिलो मत। एक जिम्मेदार डॉक्टर के रूप में सिद्धार्थ ने ज़ेन के शब्दों को सुनते ही मैदान के किनारे चलना शुरू कर दिया। वह बहुत नाराज था। उसने क्रूरता का ढोंग किया और हंस पड़ा, ये ठीक है अगर तुमने मुझे बुलाया। मोहित अभी भी बीमार है। तुम अब क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ये देखकर कि ज़ेन अविचलित था और केवल अपनी प्रिय कार के लिए आंखें रखता था, सिद्धार्थ को असहाय महसूस हुआ।
उसने चिल्लाया, पहले यहाँ आओ। ज़ेन पिछले कुछ दिनों से ट्रेनिंग ग्राउंड में था। जब उसकी नई कार आई तो उसने तुरंत अपने भाइयों को सूचित किया और उन्हें अपनी पसंदीदा कार की प्रशंसा करने के लिए आने के लिए कहा। इसलिए उन दो व्यस्त लोगों को बुलाया गया था। सौभाग्य से मोहित और सिद्धार्थ परिपक्व और स्थिर थे और हिंसक लोग नहीं थे। अन्यथा वे अपनी कार के उच्च प्रोफाइल दिखावे के लिए भाइयों के रूप में उसे एक दोस्ताना अभिवादन देते। ज़ेन को उनकी ओर आते देखकर सिद्धार्थ ने अपनी भौहें उठाईं और चिढ़ाते हुए पूछा, ये ट्रेनिंग ग्राउंड पहले ही तुम्हारा है। तुम्हारी नई कार अभी अभी आई है और तुम पहले ही इसे ट्रेनिंग ग्राउंड पर दिखा रहे हो। ज़ेन ने उसे घूर कर देखा और धीरे से मुस्कुराया। मैं इसे मानूंगा कि तुम मुझसे ईर्ष्या करते हो। मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। जैसे ही वह बोला उसने मोहित को देखा और उसकी पीठ के चारों ओर गया। जैसे ही उसने अपनी व्हीलचेयर को धक्का दिया उसने कहा, भाई मोहित, तुम कैसे बीमार हो? मुझे लगता है कि तुम ऊब गए हो। बस पैसे कमाने और पूरे दिन काम करने के बारे में मत सोचो। तुम बाहर क्यों नहीं आते और थोड़ा मजे करते हो? और सिद्धार्थ, तुम कीटाणुनाशक से लगभग मर रहे हो। तुम दोनों के लिए बाहर आने और कुछ धूप लेने का समय है। सिद्धार्थ निःशब्द था। उसने कहा, यह पहली बार है जब मुझे एहसास हुआ कि तुम इतने वाकपटु हो। यह एक अपव्यय होगा अगर तुम एक भाषण नहीं देते। स्वर्गीय संसाधनों का क्या अपव्यय? मोहित ने सहमत में सिर हिलाया और सही समय पर जोड़ा। तीनों अच्छे भाई मौन सहमति में एक साथ हंसे और माहौल आरामदायक और खुश था। मोहित ने अपना सिर घुमाया और अपने पीछे चल रहे दो लोगों को देखा। उनकी आंखों में मुस्कान अछूती थी। उन्होंने ज़ेन पर मुस्कुराया और कहा, तुमने अभी तक टॉप पर मेंबरशिप को धक्का नहीं दिया है ना? पिछली बार तुमने प्रतियोगिता देखी थी, तुमने देखा था कि गौरव मेंबर प्रतियोगिता में भाग ले सकता था और तुम बहुत ईर्ष्यालु थे। नहीं, लेकिन मैं उनके मैनेजर के साथ अच्छे संबंध में हूँ। ज़ेन ने मोहित को अपनी प्रिय कार के सामने धक्का दिया और शांत ढंग से जवाब दिया। सिद्धार्थ ने मोहित के चेहरे पर प्रतिक्रिया का निरीक्षण किया और पाया कि सब कुछ सामान्य था। फिर वह ज़ेन की ओर मुड़ा और कहा, ओह, क्या तुम उनके बॉस से मिले हो? मैंने सुना है कि उनका बॉस एक बहुत ही रहस्यमय व्यक्ति है। किसी ने अभी तक उसका असली चेहरा नहीं देखा है। मैनेजर, वह बॉस नहीं है। ज़ेन ने समझाया, मैंने बॉस को पहले कभी नहीं देखा है। अगर मौका मिला तो मैं इस प्रतिभा से मिलना चाहता हूँ। उन्हें नहीं पता था क्यों, लेकिन जब उन्होंने इस विषय पर चर्चा की तो ज़ारा की आवाज़ मोहित के दिमाग में स्वचालित रूप से दिखाई दी। पिछली बार जब उन्होंने उसे भूमिगत पार्किंग लॉट में रोका था तो उसने उन्हें एक बड़ा आश्चर्य दिया था। मदरफिका, मैंने कहा कि मैं उस खेल में जा रहा हूँ। मुझे इतने लंबे समय तक टीम में क्यों रहना है सिर्फ इसलिए कि उसने ऐसा कहा। मैंने बस एक छोटी गलती की। क्या इतना चरम होने की ज़रूरत है? मदरफिका, जब पागल वैज्ञानिक ने वांग यांग के शब्दों को सुना तो उसने तुरंत अपने हाथ में पानी की बोतल फेंक दी। हालांकि वह वांग यांग को देख रहा था, उसकी आक्रामक आवाज़ गलियारे के प्रवेश द्वार पर ज़ारा पर निर्देशित थी। पागल वैज्ञानिक की आवाज़ गूंज रही थी और इसने जल्दी से मोहित और दूसरों का ध्यान आकर्षित किया। ज़ेन की आंखें चमक उठी जब उसने पागल को देखा। उसने अपने दो भाइयों से कहा, वह पागल है, मेरा पसंदीदा रेसिंग ड्राइवर। सिद्धार्थ ने पागल को कुछ बार देखा इससे पहले कि उसने अपनी नज़र वापस ली। उसने सिर हिलाया और कहा, इस आदमी का चरित्र बहुत अच्छा नहीं है। मोहित ने मार्ग के प्रवेश द्वार पर आकृति को देखा और उनकी आंखों में आश्चर्य का एक संकेत चमक उठा। जब ज़ारा काम पर होती थी तो वह एक सीधी सादी व्यक्ति थी जो अपने शब्दों से पीछे नहीं हटती थी। उन्होंने वांग यांग के पागल वैज्ञानिक को नियमों और सिद्धांतों को समझाने का इंतजार नहीं किया। उन्होंने अपनी बाहों को नीचे किया और पागल वैज्ञानिक की ओर बढ़ी। उन्होंने ठंडे तरीके से पूछा, तुम असंतुष्ट महसूस करते हो? पागल ने उसे अभी अभी देखा था। ये देखकर कि मैनेजर वांग यांग उसके प्रति कितने सम्मानजनक थे, पागल ने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था कि यह युवती शायद उनके सुपरकार एलायंस के पीछे की बॉस थी। ये देखकर कि उसका बॉस इतना युवा था, कुछ तिरस्कार और घृणा तुरंत पागल के दिल में बनी रही। एक छोटी लड़की जो ऐसी दिखती थी जैसे वह एक वयस्क भी नहीं है, उसे धमकाना चाहती थी। तुम्हारे सपनों में? पागल ने सीधे ज़ारा की आंखों में देखा और एक उदास चेहरे के साथ कहा, हाँ। मैं आश्वस्त नहीं हूँ। मैं अलायंस के लिए और मूल्य बना सकता हूँ, तो मुझे अभी भी इस बेवकूफ़ नियम का पालन क्यों करना है? मैं आश्वस्त नहीं हूँ। वांग यांग इस बेवकूफ़ से लगभग डर गया था। वह वास्तव में निडर था। उसने बहन ज़ारा से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की? वह नहीं जानता था कि आकाश कितना ऊंचा था या पृथ्वी कितनी मोटी थी। चुप रहो। बेशक तुम्हें अलायंस के नियमों का पालन करना होगा। हमने एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए। क्या तुम कोर्ट जाना चाहते हो? वांग यांग ने जवाब दिया। वह इस बच्चे का सिर मोड़कर देखना चाहता था कि क्या ये गोबर से भरा हुआ था। चूंकि उसने बॉस से इस तरह बात करने की हिम्मत की थी तो वह अपनी नौकरी से थक गया होगा, है ना? पागल अपने नाम की तरह ही था। उसका व्यक्तित्व एक शब्द था, पागल।
उसकी उद्धतता सामने आई और उसने किसी और चीज़ की परवाह नहीं की। उसने जोर से जवाब दिया, मुझे चुप क्यों रहना चाहिए? मैं विरोध करना और अपनी राय व्यक्त करना चाहता हूँ। भले ही तुम मैनेजर और बॉस हो, तुम अकेले फैसला नहीं कर सकते। क्या हमारी टीम के सदस्यों को विरोध करने का अधिकार नहीं है? ज़ारा ने उसे एक मनोरंजक मुस्कान के साथ देखा, उनकी आंखों में अधीरता का एक संकेत दिखाई दिया। ये देखकर कि यह गर्म सिर कितना अहंकारी था, ज़ारा को एक विचार आया। उन्होंने ठंडे तरीके से कहा, चूंकि तुम मेरी बात नहीं सुनना चाहते हो, मैं तुम्हें दो विकल्प दूंगी। एक, तुम कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन के लिए जुर्माना भरते हो और सुपरकार छोड़ देते हो। दो, मैं तुम्हारे साथ एक मैच करूंगी। अगर तुम हारते हो तो तुम्हें सभी सुपरकार सदस्यों के सामने एक आत्मचिंतन बैठक आयोजित करनी होगी और थीम होगी, मैं एक बेवकूफ़ हूँ। ये कैसा है? तुम कौन सा चुनते हो? वांग यांग हैरानी में ज़ारा को देखता रहा और फिर पागल वैज्ञानिक को देखा। उसने कुछ मुश्किल से अपनी लार ली। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि बातें इस तरह बदल जाएंगी। पागल के पागल होने का कारण यह था कि उसके पास कुछ ऐसा था जिस पर वह भरोसा कर सकता था, और वह उसकी विशद और पागल ड्राइविंग स्किल्स, गाड़ी चलाने की कला थी। वह ठंडे तरीके से हंस पड़ा और तुरंत जवाब दिया, मैं दूसरा विकल्प चुनता हूँ। लेकिन अगर आप हारती हैं तो हम क्या करते हैं? आप मुझे अकेले पीड़ा नहीं होने दे सकती, है ना? ज़ारा हंस पड़ी, उनका सुंदर चेहरा एक सुंदर गुलाब की तरह खिल उठा। उन्होंने आलस्य से कहा, अगर मैं हारती हूँ तो मैं तुम्हें एक इंटरनेशनल कंपटीशन में भाग लेने दूंगी। साथ ही अब से वांग यांग टीम के बाहर तुम्हारे जीवन को नियंत्रित नहीं करेगा। ये कैसा है? डील? पागल की आंखें चमक उठीं और वह बुराई से हंस पड़ा। यह एक डील है। ज़ारा के ये कहने के बाद वह मुड़ी और चेंजिंग रूम की ओर बढ़ी। वह वही करेगी जो उन्होंने कहा था। यह ज़ारा का स्टाइल था। मोहित ने तुरंत ज़ारा को पहचान लिया। उन्होंने उस दिशा में देखा और खुद से बड़बड़ाया, वह यहाँ क्या कर रही है? कौन है? कौन है? दोनों सवाल जोरदार आवाज़ों में एक के बाद एक आए। मोहित अचानक तालमेल सिंक्रोनाइजेशन से मनोरंजित हुए। उन्होंने दोनों को देखने के लिए मुड़े और जो शब्द वह कहना चाहते थे वह उनकी जीभ की नोक पर थे, लेकिन ज़ेन की आंखों में गपशप और उत्साह ने उन्हें गला घोंट दिया। ज़ेन की मोहित की समझ ने वर्षों से दिखाया कि उनकी नज़र और स्वर अभी अभी बहुत अलग थे। सिद्धार्थ को भी यही महसूस हुआ। उसने ज़ेन के साथ एक नज़र का आदान प्रदान किया, फिर एक साथ मोहित की ओर मुड़ा और एक स्वर में पूछा, बोलो, तुमने किसे देखा? तुम ऐसे क्यों दिखते हो जैसे तुम प्यार में हो? ज़ेन ने जोड़ा। मोहित ने निःशब्द होकर ज़ेन को देखा। उन्होंने अपना गला साफ किया और कहा, कोई नहीं, बस एक दोस्त। सिद्धार्थ ने मोहित की अप्राकृतिक अभिव्यक्ति को देखा और गपशप भरी नज़र से पूछा, क्या दोस्त? उसका नाम क्या है? तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? वह कहाँ है? मैं उसे खींच कर लाऊंगा। जैसे ही ज़ेन बोला, उसने उस दिशा में देखा जहां मोहित ने अभी अभी देखा था और जाने वाला था। अहंकारी मोहित को अचानक उन दोनों के प्रति शक्तिहीन महसूस हुआ। उन्होंने असहाय होकर कहा, ठीक है, तुम दोनों क्या कर रहे हो? क्या तुमने आज अपनी दवा नहीं ली? तुम इतने उत्साहित क्यों हो? सिद्धार्थ की साफ, बुद्धिमान आंखें पहले ही बहुत सारी चीज़ों को देख चुकी थीं। उन्होंने मोहित पर मुस्कुराया और गर्मजोशी से समझाया, एक बार ज़ेन और मैंने सड़क पर एक लड़की को देखा जिसे वह पसंद करता था। उस समय ज़ेन की अभिव्यक्ति तुम्हारी जैसी ही थी। हमसे इसे छिपाने की कोशिश मत करो। हमें बताओ, क्या तुम्हारे पास पहले से ही कोई है जिसे तुम पसंद करते हो? अंकल, मोहित ने मुझे बताया कि कुछ दिन पहले पार्टी में तुम्हारे साथ एक दुर्घटना हुई थी। एक आकर्षक लड़की ने तुम्हें बचाया था। क्या वह वही लड़की है? क्या वह अभी यहाँ थी? सिद्धार्थ और ज़ेन को इसके बारे में इतना उत्साहित होने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। मोहित कई सालों से आसपास थे और उनके पास कभी कोई महिला या पुरुष उनके किनारे नहीं था। ज़ेन और सिद्धार्थ ने कभी नहीं देखा था कि मोहित ने दोस्तों के साथ दोस्ती से परे भावनाएं व्यक्त की हों। कई सालों तक वह एक सन्यासी भिक्षु की तरह रहे थे जो प्यार करना नहीं जानते थे। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो सांसारिक दुनिया के करीब नहीं थे और दुनिया की धूल से दागदार नहीं थे। जब उन्होंने अभी अभी लड़की को देखा तो उनकी आंखों में खुशी थी। मोहित को प्रबुद्ध, अनलाइटेंड किया गया था और उन्हें कोई पसंद आया था। यह एक बहुत बड़ा आश्चर्य था। ज़ेन और सिद्धार्थ उत्साहित और गपशप क्यों नहीं करते? हमारे प्रेसिडेंट मोहित, एच-सिटी के शीर्ष 10 उत्कृष्ट युवा पुरुषों में एक उच्च गुणवत्ता वाले, धनी और सुंदर, को प्यार में एक बर्बाद वेस्ट्रल की तरह एक चरित्र होना चाहिए था। अंत में उनके लिए इतना साफ होना और कामुक न होना थोड़ा असामान्य था। मोहित सिद्धार्थ के शब्दों से थोड़ा हैरान थे। एक पल की चुप्पी के बाद उन्होंने फिर से पूछा, तो तुम कह रहे हो कि मेरी प्रतिक्रिया जब मैंने उसे अभी अभी देखा तो वह ये थी कि मैं उसे पसंद करता हूँ? क्या ऐसा है? ज़ेन, ये खत्म हो गया। मैं लोहे के पेड़ को खिलते हुए देखना चाहता था, लेकिन ये केवल आधा खिलता हुआ क्यों लगता है? सिद्धार्थ ज़ेन जितना जीवंत नहीं था। वह ज़्यादा स्थिर और भरोसेमंद था।
हालांकि उन्होंने वर्तमान स्थिति की उम्मीद नहीं की थी, सिद्धार्थ ने सोच समझकर मोहित के सवाल का जवाब दिया। अगर तुम उसे देखकर खुश महसूस करते हो और हंसना चाहते हो, या अगर तुम अकेले होते हुए समय समय पर उसके बारे में सोचते हो और उसके बारे में सोचकर ही खुश महसूस करते हो, तो तुम खुश हो जाओगे। इसका मतलब है कि एक उच्च मौका है कि तुम उस पर फिदा हो गए हो। सिद्धार्थ मुस्कुराया, उसकी आंखें उपहास से भरी थीं। युवा व्यक्ति, तुम प्यार में पड़ गए हो। ज़ेन किनारे पर खड़ा था और सिद्धार्थ को प्रशंसा में देख रहा था। उसने उसे एक अंगूठा दिया और ईमानदारी से प्रशंसा की, भाई सिद्धार्थ, तुम सच्चे प्यार के एक विशेषज्ञ हो। सिद्धार्थ के शब्दों को सुनने के बाद मोहित उस मार्ग को देखने के लिए मुड़े जहां से वे अभी अभी आए थे। ज़ारा अब वहां नहीं थी, इसलिए वह चली गई होंगी। मोहित ने अपनी नज़र वापस ली और गहरी सोच में अपना सिर नीचे कर लिया। उनके सुंदर भौहें और आंखें हल्की सी बंद हो गईं, और उनके आसपास की शांत आभा ने उन्हें और भी सुंदर बना दिया। उन्होंने महसूस किया कि उनके दिमाग में एक ध्यान देने योग्य बदलाव आया था। अगर उन्होंने वही पालन किया जो सिद्धार्थ ने कहा था, तो वह ज़ारा पर फिदा हो गए थे। मोहित को ज़ारा पसंद थी। मोहित के होंठों के कोने अचानक फिर से उठ गए। उन्होंने सिद्धार्थ को देखा और हंस पड़े। धन्यवाद भाई, अगर मैं भविष्य में सफल होता हूं तो तुम पहले होगे जिसे मैं दावत दूंगा। तस्क, ज़ेन ने अपनी असंतुष्टि व्यक्त की और मुस्कान के साथ पूछा, मेरे बारे में क्या? मैं योग्य नहीं हूं, है ना? ठीक है, तुम भी, मोहित ने एक खुश मूड में कहा। मोहित को लगा कि उनका यहाँ का सफ़र कीमती था। उन्होंने न केवल उस व्यक्ति को देखा जिसके बारे में वह पिछले कुछ दिनों से सोच रहे थे, बल्कि उन्होंने अपनी भावनाओं को भी समझा। ये पता चला कि वह लंबे समय से उस विशेष लड़की के प्यार में थे। उन्होंने कब उसकी नज़र खोनी शुरू कर दी? ये तभी था जब उन्हें एहसास हुआ कि यह व्यक्ति लंबे समय से उनके दिल में छिपा हुआ था। तो ये व्यक्ति कौन है जो तुम्हें नीचे ले जा सकता है, मोहित? ज़ेन अभी भी उस व्यक्ति के बारे में बहुत उत्सुक था, इसलिए उसने मोहित को खींचा और उनसे पूछा। उनकी आंखों में ज्ञान की इच्छा इतनी तीव्र थी कि मोहित भी इसे सह नहीं पाए। अगर हम भविष्य में फिर से मिलते हैं तो मैं तुम्हें बताऊंगा। जल्दी मत करो। मोहित को नहीं पता था कि यह अवसर इतने सुविधाजनक और संयोग के समय पर आएगा। वांग यांग उनसे ज्यादा दूर नहीं, रेस ट्रैक के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। उसने पागल को एक संघर्षित अभिव्यक्ति के साथ देखा। तुमने इस बार बहुत दूर कर दिया है। बस बहन ज़ारा द्वारा कुचले जाने का इंतजार करो, तुम अज्ञानी बच्चा। जब पागल वैज्ञानिक ने यह सुना तो उसके चेहरे पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दिखाई दी। उसने अहंकार से अपना सिर उठाया, जब हम ट्रैक पर आएंगे तभी पता चलेगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। मैनेजर, मुझे डराने की कोशिश मत करो, मैं इतना डरा हुआ नहीं हूँ। जब वह बोला तो पागल वैज्ञानिक ने अपनी आवाज़ कम नहीं की। उसने अपनी आवाज़ ऊंची की ताकि प्रवेश द्वार से चलकर आ रही ज़ारा उसे सुन सकें। ज़ारा एक भव्य महिला थी। जब पागल ने उसे देखा तो उसकी आंखों में न केवल विरोध और उकसाहट थी, बल्कि सुंदर महिलाओं को जीतने और आक्रमण करने की एक पुरुष की इच्छा भी ज्यादा थी। ज़ारा न केवल सुंदर थी, बल्कि धनी भी थी। अगर वह इस बार उसे हरा सकता था तो वह कल्पना कर सकता था कि आगे क्या होगा। उसे अपने फ्लिटिंग स्किल्स, लुभाने की कला पर बहुत आत्मविश्वास था। ज़ेन ने शोर सुना और ऊपर देखा। ठीक उसी समय अपने पागल मूर्ति और मैनेजर वांग को देखा। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने आश्चर्य से कहा, क्या आज पागल वैज्ञानिक के लिए एक अभ्यास मैच है? मैंने उसे लंबे समय से ट्रैक पर नहीं देखा है। वह मोहित और सिद्धार्थ को देखने के लिए वापस मुड़ा और सुझाव दिया, क्या तुम जाकर नमस्ते कहना चाहते हो? सिद्धार्थ को परवाह नहीं थी, लेकिन मोहित ज़ारा को ढूंढना और देखना चाहते थे कि क्या वह चली गई थीं। हालांकि अगले ही सेकंड में जिस व्यक्ति के बारे में वह सोच रहे थे, वह एक बार फिर जादुई ढंग से उनके सामने दिखाई दिया। मैनेजर वांग। ज़ेन ने देखा कि उन दोनों ने कुछ नहीं कहा, इसलिए उसने इसे एक मौन सहमति के रूप में लिया और वांग यांग को चिल्लाया। वांग यांग ने सुना कि कोई उसे बुला रहा है और उनकी दिशा में देखने के लिए मुड़ा। ज़ारा ने भी अपना सिर घुमाया। जब ज़ारा ने अपना सिर घुमाया तो उन्होंने तुरंत मोहित को देखा। उनके दिल में एक बुरा एहसास हुआ। वह मोहित द्वारा फिर से रंगे हाथों पकड़ी नहीं जाएंगी, है ना? एलायंस की बॉस के रूप में उनका अवतार ढहने के कगार पर लग रहा था। जैसे ही ज़ारा ने इसके बारे में सोचा, वह अपने सूखे होंठों को चाटने से खुद को रोक नहीं पाईं। वह अभी भी थोड़ी दोषी लग रही थीं। जब मोहित और उनके पीछे के दो लोग पहुंचे तो ज़ारा अभी भी सोच रही थी कि इस मामले को कैसे छिपाया जाए। वांग यांग और ज़ेन बहुत करीब लगते थे। भाई ज़ेन, तुम फिर से एक नया दोस्त ला रहे हो। क्या तुम्हें मेरी व्यवस्था करने की ज़रूरत है? वांग यांग ने मुस्कान के साथ कहा, लेकिन उसकी आंखें मोहित पर टिकी थीं। प्रेसिडेंट मोहित, आप भी यहाँ हैं। सुपरकार में आपका स्वागत है। एच सिटी में कोई भी मोहित का चेहरा नहीं पहचानेगा। वह एक गोल्डन बुद्ध थे। ज़रूरत नहीं, ज़ेन ने सिर हिलाया और हंस पड़ा, मैं आज अपनी नई कार कोशिश करने के लिए यहाँ हूँ।
जैसे ही वह बोला, उसने पागल को देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान और भी स्पष्ट हो गई। उसने उत्साह से पूछा, तुम कौन सी इंटरनेशनल इवेंट के लिए दौड़ रहे हो? मैं आऊँगा और तुम्हारे लिए जयकार करूँगा। पागल भी अपने इस धनी प्रशंसक से बहुत परिचित था। उसने अपनी भौहें उठाईं, ज़ारा को देखा और ज़ेन पर मुस्कुराया। क्या मैं अपने बॉस के साथ प्रतिस्पर्धा करने का मौका नहीं लड़ रहा हूँ? मोहित को यकीन था कि उन्होंने पागल व्यक्ति के शब्द सुने थे। उनकी भौहें हल्की सी फड़क गईं। उन्होंने आश्चर्य में ज़ारा को देखा और पूछा, बॉस? ज़ारा निःशब्द थीं। अगर वह समय को वापस मोड़ सकती तो ज़ारा 2 मिनट पहले वापस जाना चाहती थीं और पागल को गला घोंटना चाहती थीं, जिसके मुंह पर बाल नहीं थे। हाँ, मेरे बॉस ने कहा कि मुझे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए योग्य होने के लिए इस राउंड को जीतना होगा। पागल वैज्ञानिक ने समय पर जोड़ा और अगले ही पल में उसने मोहित के सामने ज़ारा का कवर नीचे खींच लिया। ज़ारा ने अशुभ अभिव्यक्ति के साथ पागल वैज्ञानिक को घूरा। उनकी आंखें इतनी ठंडी थीं कि ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी को मारने वाली हों। मोहित को लंबे समय से एहसास हो गया था कि क्या हो रहा था। उन्होंने एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ ज़ारा को देखा और आश्चर्य में पूछा, क्या मलिक परिवार की चौथी बेटी रेसिंग एलायंस के पीछे की बॉस है? बोलने के बाद उन्होंने अचानक अपने मुंह के कोने को उठाया और हंसते हुए जारी रखा, तुमने मुझे हैरान कर दिया है। ऐसा लगा जैसे वह अपनी पहचान को और छिपा नहीं सकती थी, इसलिए ज़ारा ने इसे स्वीकार करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी सिकुड़ी हुई भौहों को आराम दिया और मुस्कान के साथ कहा, स्वागत है प्रेसिडेंट मोहित। ज़ारा ने सीधे मोहित की पूछताछ भरी फिर भी मुस्कुराती आंखों में देखा और आज के संयोग के बारे में अपने दिल में कोसा। मोहित के होंठ एक शैतानी मुस्कान में घुमावदार हो गए जैसे ही उन्होंने सिर हिलाया। ठीक है, मैं भविष्य में और अक्सर आऊँगा। ज़ारा मुनी और वांग यांग को ठंडे तरीके से घूरा। प्रेसिडेंट मोहित और उनके दोस्तों का अच्छी तरह से ध्यान रखो। आज के खर्चे मेरे खाते में डाल दो। बोलने के बाद उन्होंने पागल पर नज़र डाली और उसके सामने चली गईं। उन्होंने ठंडे तरीके से कहा, चलो शुरू करते हैं। हाँ, बहन ज़ारा, वांग यांग ने जल्दी से जवाब दिया। उसने ज़ारा की गर्म और सुंदर पीठ को देखा और चुपचाप अपने दिल में पागल के लिए कुछ मोमबत्तियां जलाईं। गुड लक, युवा व्यक्ति। वांग यांग ने पागल को देखा और सिर हिलाया। वह मोहित की ओर वापस मुड़ा, झुका और मुस्कुराया, बॉस मोहित, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक ज़्यादा आरामदायक देखने का कमरा व्यवस्थित करूं? इस तरह आप और आपके दोस्त प्रतियोगिता देख सकते हैं। ज़ेन, जब उसने मोहित और ज़ारा को बात करते देखा तो कुछ बार झिझका, आखिरकार अपने होश में वापस आ गया। उसने वांग यांग के वाक्य को जारी रखा और पूछा, ये सुंदरता आपकी बॉस है? क्या वह अतीत में यहाँ अक्सर नहीं आती थी? ऐसा क्यों है कि मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा? ये सोचते हुए कि ज़ारा आमतौर पर लो प्रोफाइल रहती थी, वांग यांग के शब्द उसके गले में फंस गए। वह मेहमानों को ये कैसे समझाएंगे? वह शायद यहाँ अक्सर नहीं आती, इसलिए तुम उनसे नहीं मिले। मोहित ने ज़ेन पर नज़र डाली और एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुमने उसे पहले देखा है लेकिन तुम उसे पहचान नहीं सकते। मोहित ने अपने दिल में जोड़ा। उनकी आंखें दूर ज़ारा और पागल पर टिकी थीं। उन्होंने पहले ही अपनी रेसिंग कारों का इंजन शुरू कर दिया था और शुरुआती बिंदु पर बगल में रुक गए थे। इस छोटी लड़की ने अपनी पहचान को अच्छी तरह से छिपाया था। ज़ेन और सिद्धार्थ का क्या कहना, यहाँ तक कि उन्हें भी, एच सिटी के राजा को भी इतने लंबे समय तक अंधेरे में रखा गया था। ज़ेन ने त्योरी चढ़ाई और मोहित पर नज़र डाली, जिसने उसे जवाब दिया था। उसने एक उलझन भरी नज़र के साथ पूछा, भाई मोहित, क्या तुम इस सुंदरता को जानते हो? क्या तुम करीब हो? तुम इतना सब कुछ कैसे जानते हो? क्या तुमने मोहित को उसे चौथी मिस मलिक कहते हुए नहीं सुना? सिद्धार्थ हमेशा एक पर्यवेक्षक और विश्लेषणात्मक व्यक्ति रहा है। वह मोहित और ज़ारा की पूरी बातचीत का अवलोकन कर रहा था। उसने इसे मोहित के अजीब व्यवहार और उनके अभी-अभी के अस्पष्ट शब्दों से जोड़ा। सिद्धार्थ को इस बारे में एक स्पष्ट विचार था कि क्या हो रहा था। उसने एक मुस्कान के साथ मोहित पर नज़र डाली और अपना सिर ज़ेन की ओर घुमाया। वह मलिक परिवार की नई गोद ली हुई बेटी, ज़ारा होनी चाहिए। ज़ेन एक पल के लिए रुक गया, थोड़ा हैरान। तुम कह रहे हो कि वह सुंदर लड़की है जिसने पिछली बार दावत में भाई मोहित को बचाया था, ज़ारा? वह सुपरकार एलायंस की मालिक है। ज़ेन की अभिव्यक्ति ऐसी थी जैसे उसने एक नया महाद्वीप खोज लिया हो। मोहित जानते थे कि सिद्धार्थ हमेशा शानदार रहा है, इसलिए वह मुस्कुराए और कुछ नहीं कहा। उनकी आंखें दूर की 2 रेसिंग कारों पर टिकी थीं और उन्होंने ज़ेन पर भी एक नज़र नहीं डाली, जो नहीं समझ पाया। सिद्धार्थ ने ज़ेन को देखा और मनोरंजित होकर सिर हिलाया। वह हंस पड़ा, ऐसा लगता है। वांग यांग नहीं जानता था कि ये माननीय मेहमान किस बारे में बात कर रहे थे। उसने एक कठोर मुस्कान को मजबूर किया और अजीब ढंग से जोड़ा, ये सही है। हमारी बॉस हमेशा लौकी और रहस्यमय रही हैं। बहुत कम लोग बाहर उनकी पहचान जानते हैं। भाई ज़ेन के लिए इतना हैरान होना उचित है। हा। मोहित ने अपना सिर घुमाया और उस पर नज़र डाली। उनकी आंखों में अभिव्यक्ति कुछ अस्पष्ट थी।
उन्होंने उदासीनता से कहा, तुम अपने काम पर लौट सकते हो। मुझे यहाँ तुम्हारी संगत की जरूरत नहीं है। वांग यांग हैरान रह गया। उसने ध्यान से मोहित की अभिव्यक्ति का निरीक्षण किया और कुछ भी गलत नहीं पाया। फिर वह झुका और चला गया। मोहित के स्वर को सुनकर उसे चिंता थी कि उसने कुछ ऐसा कहा होगा जो उसे नहीं कहना चाहिए था, जिससे मोहित नाखुश हो गए। ज़ेन ने वांग यांग को देखा जो जा रहा था और कहा, क्या इसका मतलब है कि जिस लड़की को तुम पसंद करते हो वह ज़ारा है? तुम अभी अभी होश में वापस आए हो। क्या तुम्हारी प्रतिक्रिया थोड़ी धीमी नहीं है? सिद्धार्थ ने एक मुस्कान के साथ कहा। मोहित को देखकर, जो बिना एक शब्द कहे मुस्कुराए, ज़ेन को यकीन हो गया कि वह सही था। उसने एक कदम पीछे लिया और अपने पीछे की दीवार के खिलाफ झुका, अपनी उत्साहित और जटिल भावनाओं को आसान करने की कोशिश कर रहा था। क्या उनका भाई मोहित वास्तविक था? उन्होंने मलिक परिवार की इस गोद ली हुई बेटी के बारे में कभी क्यों नहीं सुना था? हालांकि वह सुंदर थी। भाई मोहित का स्वाद अच्छा था। ऐसी आश्चर्यजनक सुंदरता को कौन पसंद नहीं करेगा? वह उनकी भाभी बनने के लिए बहुत उपयुक्त थीं। ज़ेन की कल्पना लंबे समय तक जंगली हो गई, इससे पहले कि उसने आखिरकार स्वीकार किया कि उनके भाई मोहित के पास कोई था जिसे वह पसंद करते थे। इसके अलावा उसने अभी अभी इस व्यक्ति को देखा था। यह ज़ारा बिल्कुल सरल नहीं लगती। सिद्धार्थ ने झुकने के लिए एक जगह ढूंढी जैसे ही उसने ट्रैक पर दौड़ रही लाल रेसिंग कार को देखा। स्वाभाविक रूप से मोहित समझ गए कि सिद्धार्थ का क्या मतलब था। सिद्धार्थ के शब्द न केवल ज़ारा की शानदार ड्राइविंग स्किल्स की तारीफ कर रहे थे, बल्कि वह सुपरकार एलायंस के बॉस के रूप में ज़ारा की पहचान की भी गुप्त रूप से प्रशंसा कर रहे थे। वह खुशी और गपशप से जाग गया था और अपने भाई के बारे में चिंता करने लगा था। वह बस एक अनाथालय से गोद ली हुई बेटी है। वह इतने बड़े रेसिंग एलायंस की बॉस कैसे हो सकती है? क्या ये थोड़ा अतार्किक, अलॉजिकल नहीं है? सिद्धार्थ ने मोहित पर नज़र डाली और अपनी चिंताओं को आवाज़ दी। हैरान होकर मोहित ने दूर ट्रैक पर लाल फैंटम पर देखा। वह हंस पड़े और कहा, यह इकलौती चीज़ नहीं है जो उसके बारे में अद्भुत है। तुम्हें भविष्य में समझ आ जाएगा। मोहित की शांत अभिव्यक्ति को देखकर ज़ेन ने पूछना जारी रखा, और क्या है? अभी जब पागल आदमी ने ज़ारा की पहचान का खुलासा किया तो मैंने देखा कि तुम भी काफ़ी हैरान थे, भाई मोहित। अब तुम्हें इसकी परवाह क्यों नहीं है? कौन कहता है कि मुझे परवाह नहीं है? मोहित ने शांत ढंग से जवाब दिया, पिछली बार जब मैं तुम्हारे साथ आया था तो मैंने सोचा था कि वह बस एक अच्छी ड्राइवर है। मैंने नहीं सोचा था कि वह इस जगह की बॉस है। वह उस समय बहुत शांत थी और यहाँ तक कि उसने मुझे बहलाया भी। जैसे ही मोहित बोले, उन्होंने पार्किंग लॉट में जो हुआ था उसे याद किया। उनके मुंह के कोने एक दुलार भरी मुस्कान में घुमावदार हो गए जैसे ही उन्होंने जारी रखा, ये छोटी लड़की न केवल स्मार्ट है बल्कि उसकी प्रतिक्रिया भी तेज है। सबसे दुर्लभ चीज़ यह है कि वह खतरे के सामने घबराती नहीं है और उसकी मानसिकता बहुत स्थिर है। तुम लोग नहीं जानते, लेकिन वह लड़ाई में भी काफ़ी अच्छी है। पिछली बार जब मैं उससे भूमिगत पार्किंग लॉट में मिला था तो उसने अकेले 1 दर्जन से अधिक लोगों को नीचे गिरा दिया था। ज़ेन ने पिछली बार जो हुआ था उसे याद किया और आखिरकार प्रतिक्रिया दी। हैरान होकर उसने कहा, पिछली बार जिसे तुमने रोका था वह थी। क्या वह उस समय यहाँ थी? मैंने उसे कैसे नहीं देखा? जैसे ही ज़ेन ने ये कहा, उसे बहुत उलझन महसूस हुई। उसे मोहित के मामलों के बारे में इतना अधिक क्यों नहीं पता था? वह एक भाई के रूप में अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर रहा था। मोहित ने ज़ेन पर नज़र डाली और धीमी आवाज़ में समझाया, वह न केवल वहाँ थी बल्कि उसने तुम्हारे मूर्ति के लिए एक प्रतियोगिता में भी भाग लिया और सिद्धार्थ के अस्पताल में गौरव को भेजा। जब सिद्धार्थ ने मोहित के शब्द सुने तो वह एक पल के लिए रुका, इससे पहले कि वह फिर से हंस पड़ा। बस काफ़ी है, तुमने उन सभी को जोड़ दिया है। ये पता चला है कि हमारा मलिक परिवार की चौथी मिस के साथ पहले ही इतना अधिक संपर्क रहा है। यह अच्छा है, लेकिन फिर जिस तरह से उसने तुम्हारे साथ अभी व्यवहार किया, तुम दोनों बहुत करीब नहीं लगते। जब सिद्धार्थ ने इसके बारे में सोचा तो उसने इसे जोर से कहा। जब उसने मोहित के चारों ओर का तापमान गिरते हुए महसूस किया तो सिद्धार्थ के बुद्धिमान मस्तिष्क ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी। उसने शायद मोहित के फ्रीजिंग पॉइंट ठंड बिंदु को छू लिया था। उसने मनोरंजन के साथ मोहित को देखा। उनके असहनीय रूप से अहंकारी प्रेसिडेंट मोहित अनापेक्षित प्रेम की स्थिति में नहीं हो सकते थे। ज़ारा को शायद ये भी नहीं पता होगा कि मोहित उन्हें पसंद करते थे। इस निष्कर्ष पर आने के बाद सिद्धार्थ को अचानक महसूस हुआ कि चीज़ें दिलचस्प हो गई हैं। उन्होंने मोहित को कभी हारते हुए नहीं देखा था। मोहित की हल्की ठंडी नज़र ने सिद्धार्थ को समझदारी से अपने शब्दों को वापस निगलने के लिए मजबूर कर दिया। वह हल्के से मुस्कुराया और सोचा, भूल जाओ, भूल जाओ। मुझे नहीं लगता कि मैं मोहित को अपमानित अफेंड करने का खर्च उठा सकता हूँ। मैं उन्हें उकसाऊंगा नहीं तो बेहतर है। ऐसा लगा कि अच्छे भाई ऐसे ही होते थे। वे तुम्हारी किसी भी शर्मनाक घटना के लिए जितनी चिंता करते थे वह तुम्हारे मूड और भावनाओं से अधिक होगी।
कभी कभी ऐसा लगता था कि वे केवल अपनी खुशी की परवाह करते थे। एक भाई क्या था, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं लगता था। ज़ेन ने चुपचाप इन चीज़ों को सॉर्ट आउट किया। दूर में साउंड सिस्टम ने पहले ही संकेत दिया था कि खेल अंतिम पीछा में प्रवेश कर गया था। अभी भी 2 और चुनौतीपूर्ण मोड़ बाकी हैं और पागल आदमी अपना सब कुछ दे देगा, अन्यथा उसे आगे निकलने का मौका नहीं मिलेगा। सिद्धार्थ ने दूर रेस ट्रैक पर आंखें छोटी की और उदासीनता से समझाया। मोहित भी उस दिशा में देख रहे थे। फिर उनकी आंखें और छिपी नहीं रह सकीं। वह हंस पड़े और कहा, असल में वह पहले ही हार चुका है। ज़ारा उसे आगे निकलने का मौका नहीं देंगी। वाह, तुम्हें उस पर इतना आत्मविश्वास है। सिद्धार्थ हंस पड़ा और चिढ़ाया। ज़ेन ने कड़वी नज़र के साथ मोहित पर नज़र डाली। उनके भाई मोहित की भविष्य में अपनी पत्नी का पीछा करने की सड़क लंबी हो सकती है। ज़ारा की दौड़ में उनकी उग्रता और दृढ़ता को देखकर वह ऐसी नहीं लगती थी जिसे पीछा करना आसान हो। केवल मोहित ही ऐसी लड़की को पसंद करने की हिम्मत करेंगे। गुलाबों में सभी कांटे होते थे। वास्तव में एक महिला जितनी सुंदर होती थी वह उतनी ही खतरनाक होती थी। ज़ेन ने अपने होंठ भींचे और गंभीरता से सोचा। पागल को अब ज़ेन जैसी ही भावना थी। ज़ारा की ताक बहुत भयानक और खतरनाक थी। पागल वैज्ञानिक हमेशा अपने अद्वितीय और जानलेवा तरीके से दौड़ने में आत्मविश्वासी रहा था। फिर भी आज वह ज़ारा से मिला था। पागल वैज्ञानिक ने कभी नहीं सोचा था कि ज़ारा की ड्राइविंग स्किल्स इतनी अति और उत्कृष्ट थीं। वह लगभग विश्वास नहीं कर सकता था कि एक छोटी लड़की इस तरह से ड्राइव कर सकती है। उसे लगा जैसे उसकी मान्यताएं उलट गई हैं। उसकी हताशा और गुस्सा एक साथ घुल मिल गया। उसकी सुपरकार से एक तेज़ हॉर्न की आवाज़ आई। ज़ारा की रेस कार का इंजन गर्जन कर रहा था और ट्रैक पर चिंगारी फेंक रहा था। उसने आखिरी मोड़ पर तेज रफ्तार पकड़ी और पागल को पीछे छोड़ दिया। ज़ारा की कार ने एकदम सही तरीके से समाप्ति रेखा को पार किया और पागल दूसरे स्थान पर रहा। इलेक्ट्रॉनिक आवाज़ गूंज उठी, विजेता ज़ारा हैं। ज़ारा ने ब्रेक लगाया और शानदार ढंग से अपनी रेस कार से बाहर निकलीं। उन्होंने पागल को झुके हुए देखा और उनके मुंह के कोने में एक हल्की सी मुस्कान आ गई। पागल वैज्ञानिक ने अपना हेलमेट हटाया। वह पसीना पोंछ रहा था। उसकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। उसने अपने चेहरे पर अभिव्यक्ति को नियंत्रित किया और अजीब ढंग से हंस पड़ा। तुमने मुझे हरा दिया। मुझे ये स्वीकार करना होगा, ज़ारा ने संक्षेप में कहा। जैसा कि मैंने कहा था। मोहित ने दूर से ज़ारा की विजय को देखा। उन्होंने मुस्कुराया और ज़ेन और सिद्धार्थ पर ठोका। तुमने देखा, मैंने कहा था कि वह जीत जाएगी। ज़ेन ने हाथ फैलाया और उत्साह से चिल्लाया, वह इतनी शानदार क्यों है? मैं उसे देवी के रूप में पसंद करता हूँ। वह बहुत तेज़ है, मुझे उसकी पूजा करनी चाहिए। सिद्धार्थ ने अभावनीय ढंग से हंसते हुए ज़ेन को धक्का दिया। शांत हो जाओ, तुम मोहित की पसंदीदा को पूजा करने वाले हो। मोहित ने चेतावनी भरी नज़र से सिद्धार्थ पर नज़र डाली। सिद्धार्थ ने कंधे उचकाए और अपने सिर को पागल की ओर इशारा किया। वहाँ, वह व्यक्ति हार गया है और वह रोने वाला है। पागल वैज्ञानिक की आंखों में अहंकार की चमक पहले ही गायब हो गई थी, जिसे निराशा और अपमान ने बदल दिया था। ज़ारा को पागल की दुर्भावना की परवाह नहीं थी। वह सीधे विषय पर आई और ठंडे ढंग से आदेश दिया, चलो आज रात आत्मचिंतन बैठक आयोजित करो। थीम याद है, मैं एक बेवकूफ़ हूँ। पागल वैज्ञानिक का चेहरा पीला पड़ गया। वह अविश्वास से ज़ारा को देखता रहा। क्या तुम वास्तव में मुझे बेइज्जत करना चाहती हो? ज़ारा ने अविश्वसनीय ढंग से ठंडे ढंग से पूछा, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ का शीर्ष ड्राइवर हूँ? मैंने अलायंस के लिए इतने सारे ट्रॉफी जीते हैं। तुम मुझे बेइज्जत नहीं कर सकती। तुम नियमों का उल्लंघन करते हो। एक शीर्ष ड्राइवर को नैतिकता का पालन करना चाहिए। तुम्हें याद है कि तुमने पिछली बार क्या वादा किया था? क्या तुम वापस जाना चाहते हो? ज़ारा ने एक ठंडा प्रश्न किया। पागल वैज्ञानिक ने गुस्से से अपना मुंह भींच लिया। उसने निराशा में ज़मीन पर ठोकर मारी। वह विरोध करने के लिए कुछ भी नहीं कह सकता था। मैनेजर वांग, ज़ारा ने वांग यांग को बुलाया। वांग यांग दौड़कर आया और आज्ञाकारी ढंग से झुका। हाँ, बहन ज़ारा, उसे कमरे में ले जाओ और उसे आत्मचिंतन बैठक के लिए तैयार करो। ठीक है, बहन ज़ारा। वांग यांग ने पागल वैज्ञानिक को देखा और उसे दूर ले गया। उसने पागल पर दया नहीं की। जो लोग बॉस को नाराज़ करते हैं वे बुरी तरह से समाप्त होते हैं। ज़ारा वांग यांग और पागल वैज्ञानिक के जाते ही मुड़ीं। उन्होंने अप्रत्याशित ढंग से मोहित को ठोका। वह उनके करीब चली गईं और धीरे से पूछा, क्या तुम पहले से ही नहीं चले गए थे, प्रेसिडेंट मोहित?